तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट लाइक हाउ टू बिकम कमर्शियल पायलट एंड लाइक एंटायर जर्नी। तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्टडीज करना है फ्लाइंग के रिगार्डिंग, फ्लाइंग इंडिया से करना चाहिए, अब्रॉड से करना चाहिए। कुछ लोगों को एक क्वेरीज होते हैं भाई कैडेट रूट सही है, कन्वेंशनल रूट सही है, एंड अबाउट एविएशन जॉब्स, सैलरीज। सो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट? सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट मी आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो एक बार सम पीपल मे बी अवेयर अबाउट मी, सम पीपल मे नॉट बी, सो लेट मी गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो आप जैसे अभी ये सब स्टडीज कर रहे हैं, सो ऑनलाइन ऑफलाइन इट इज वेरी गुड, यू मस्ट बी अटेंडिंग मेनी डिफरेंट सेमिनार्स। सभी से मेरा जो प्रोफाइल है वो सबसे अलग प्रोफाइल है, राइट? सो मेरा जो प्रोफाइल है वो मैं आपको एक बताता हूं कि लाइक आई एम एन एजुकेशनिस्ट फॉर पास्ट 15 years, राइट? सो आई हैव ऑथर्ड 4 डिफरेंट बुक्स। अगर आपको पता है, इफ आई हैव आप में से किसी के पास लाइक आपके घर पे अगर कोई लोकल न्यूज़पेपर आता है, गुजरात समाचार से, देन आई हैव बीन अ कॉलमनिस्ट इनटू दैट फॉर मोर देन 10 years. Okay. I have been an educational consultant with all the news channels over here. जो भी यहाँ की सारे न्यूज चैनल्स है, like you can take, you know, ABP Asmita, VTV Gujarati, and what not, GTPL Gujarat News. You take any name, Jamawat News Online. So I have been an educational consultant for roughly 15 years with all of them. So this was my basic background. Like all of you, I also had a passion of flying. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा खुद का, बिकॉज आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट, तो लाइक आई वॉज ऑल्सो वोरेशियस रीडर। तो साथ में जब जब मुझे वक्त मिलता था तो आई यूज टू रीड। मैंने खुद ने सारी किताबें स्टडी की है, एंड सेल्फ स्टडी से मैंने पूरा जो मेरा फ्लाइंग का पोर्शन है, मतलब उसका जो सारे ग्राउंड सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो ये सब मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किए हैं। देन आई हैव फ्लोन एंड आई हैव गॉट माई लाइसेंस। इन दिस प्रोसेस बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते थे, जो लोग जैसे हम लोग इस फील्ड में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं जो साथ में, जैसे आपके भी ग्रुप्स बनते होंगे, हु आर प्रिपेयरिंग लाइक माइंडेड पीपल। सो दोस किड्स हु वर इन द फ्लाइंग, उनके कोई पेपर्स नहीं क्लियर होते थे, तो दे यूज्ड टू आस्क मी लॉट ऑफ डाउट्स कि सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। एंड मैं फ्लाइंग के लिए जाता था। उस टाइम में बड़ौदा में बेस था, अभी तो नहीं है, लेकिन उस टाइम में बड़ौदा में एक बहुत बढ़िया सा बेस था। आई यूज्ड टू फ्लाई फ्रॉम देयर। तो अभी एक आधे घंटे का फ्लाइंग होता है, तो गए हैं तो पूरा दिन वहां पे होते हैं, तो सबसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आई यूज्ड टू हेल्प देम। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, इवन मेरा फ्लाइंग खत्म होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं वो आते हैं, सर इसका ये पेपर क्लियर नहीं होता है, उसका वो नहीं होता, हेल्प कर दो। सो विद देयर यू नो लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ लव, इन लोगों का एक ट्रस्ट था, तो हम लोगों ने उनके लिए स्टार्ट किया था कि भाई अलॉन्ग विद माय अदर वर्क्स एंड ऑल दैट थिंग, आई स्टार्टेड दिस लक्ष्य एविएशन एकेडमी। एट दैट टाइम अहमदाबाद में इतने ग्राउंड स्कूल्स होते भी नहीं थे, अभी तो देयर आर, you can see some few also others started and all that. तो उस टाइम में तो लाइक गुजरात में भी बहुत कम ग्राउंड स्कूल, आई थिंक, मुझे तो कुछ याद नहीं, हार्डली एक दो हो सकते हैं, बट नॉट इन माय नॉलेज आल्सो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। सो लाइक दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन इनटू दिस। सो हाउ आई कैन से इट इज डिफरेंट इज दैट आई हैव डन द सब्जेक्ट्स, आई हैव सेल्फ स्टडीड everything, I have financed my flying on my own. So, okay, so most of the students who are coming right now, तो आप लोग जैसे इस फील्ड में आते हो, so when you are into having a passion of flying, तो you have to spend your parents money very responsibly, because बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगने ही वाला है। So whenever you decide everything, तो हम लोग सारी चीजों के बारे में वन बाय वन जो जो बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। So you must be seeing lot of information online. Some of the information is very correct also, but some of the information is hyped and all of that thing. So it is going to be a myth busting kind of seminar. I want to discuss very much open mindedly. So हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। तो the thing, your question is how to become pilot, right? But a very important question. आज हम लोग जो जो चीजें डिस्कस करने वाले, it is going to be the most important part of your career, I tell you. Okay, तो सबसे पहले हाउ टू बिकम पायलट वो बताने के लिए आपको बहुत से लोग हैं, राइट? बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल लाइक टू टेल यू इज व्हाई टू बिकम पायलट इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ टू बिकम पायलट। वो बाद में आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एवरीबडी हैज देयर ओन रीजन टू बिकम पायलट। ओके, सम पीपल हैव
दैट रीजन दैट या यू गेट गुड सैलरी, वो तो है, पायलट सैलरी इज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज। बहुत सारे लोग जो सालों की मेहनत के बाद, इवन कुछ बिजनेसमैन, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो नहीं कमाते हैं, वो पायलट्स को सैलरी मिलती है, छोटी एज में मिलती है। But if that is the primary reason, you will not enjoy this profession. There are many other fields also where you will be able to make money. Correct? But this is not the correct reason that you should choose this profession. मैं तो आपको ये बोलूंगा. Is it right? Second thing, yeah, you will go to various places across the world. That is true. But इसके साथ हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स है. तो प्रोज सब बताएंगे, बट सामने ये भी चीज सोचो कि इफ यू हैव द पैशन ऑफ फ्लाइंग, इफ यू लव एयरप्लेन्स, इफ इट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम, अगर आपको पहले से पसंद है, इफ यू लव टू फ्लाई द एयरप्लेन, इफ दैट इज योर पैशन, देन दिस इज द राइट फील्ड. यू शुड इन्वेस्ट सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट? बाकी सारी चीजें ऐसी है जो अभी अच्छा लगेगा. एक बार एयरलाइन पायलट जो बन जाते हैं, 5-6 साल के बाद जो लोग मिलते हैं, आई फाइंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. वन टाइप ऑफ पीपल कंप्लेनिंग, अरे यार रात को 2 बजे उठ के फ्लाइट करनी पड़ती है, रात के 2 बजे क्यों लोगों को जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, वी हैव टू डू ऑल दैट. ओके, दिस पार्ट नोबडी टेल्स यू. ओके, ऑन सोशल मीडिया ये पार्ट कभी नहीं आता है, राइट? वो बाकी सारा वो हीरोइज्म वाला जो है वो सब आएगा. ओके, दूसरे टाइप के लोग हैं वो अलग कंप्लेन करते हैं, सर इंडिया का एफडीटीएल का रूल्स चेंज हो रहा है, फ्लाइंग कम हो रही है, हमें और ज्यादा फ्लाइंग करना है. सो आपको ये दोनों में से कौन सी साइड में आना है? इज इट राइट? तो इफ यू वांट टू कम ऑन द सेकंड साइड, आपको ऐसा है कि नहीं, flying is a fun for me, I want to fly, I want to be in the cockpit, I have to learn, I want to learn, I have that hunger to learn how the aircraft fly. If that is your passion, then you will make wonders, there is no doubt into that. तो सब आपको ये बताएंगे भाई पायलट कैसे बनना है, वो प्रोसेस बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं. बट एक चीज समझ लो कि पहले आपका ये रीजन जो है वो क्लियर होना चाहिए. योर इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर. इफ योर इंटेंट इज क्लियर, today or tomorrow you will get the right result. Is it right? So first and the foremost thing, you make your why clear. If that why is not clear, give your time, take a decision. You may also change that decision. It is not necessary only to become pilot. There are many other fields also जो आप choose कर सकते हो, उसमें कोई problem नहीं है. But if you want to go into this profession, then there are also, every coin has 2 sides. So you should be very familiar with all that things. Okay. सो ये डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग हाउ टू बिकम पायलट. सो वी विल गो बाय वन. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. कुछ चीजें आपको पता भी होंगी कि भाई इफ यू वांट टू बिकम कमर्शियल पायलट, तो सीपीएल के लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है वो 12 साइंस होता है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. आप में से कुछ लोगों के कॉमर्स बैकग्राउंड है. एनीबॉडी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड? या यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपको एनआईओएस के एग्जाम्स होते हैं जो फिजिक्स एंड मैथ्स के आपको देने होते हैं. दे आर लिटिल बिट इजी आल्सो. अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग भी उसमें आपको हेल्प करके वो करवा सकते हैं. तो एनआईओएस या एनी ओपन स्कूल और एनी, इवन आपको स्टेट बोर्ड से भी करना है तो भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो वैसे आप करके यू कैन कम इनटू दिस फील्ड ऑफ एविएशन. पायलट बनने के लिए दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, उसमें आजकल की तारीख में कहीं पे भी कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर अगर मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है या तो मेरा साइंस वीक है, तो मेरे को तो प्रॉब्लम तो आएगा ना आगे जाके. तो एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, पेरेंट्स के माइंड में होता है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री में ये साइंस वाले रिक्वायरमेंट आजकल रही नहीं है. पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन बिकम पायलट. इज इट राइट? और जो 11-12 साइंस में जो चीजें आती है, वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वाला मैथमेटिक्स और ये सब, वो यहाँ पे कुछ काम में आने वाला भी नहीं है. सो डीजीसीए ने ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ है कि भाई ये जो रिकमेंडेशन है वो हटा दो, एंड पीपल फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स कैन आल्सो बिकम पायलट. बट वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जब होगा तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट इज एज. 16+ इयर्स ऑफ एज आपको चाहिए है. 16 से पहले के टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हो, पेपर्स के बारे में स्टडीज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम्स. मतलब वो सब अभी आप नहीं कर सकते हो. तो कुछ लोग जो 10th वाले हो, वो यू कैन गेट द broader understanding, but it is not right time for you to enter into this field.
Then very important thing is a medical, right? So you need to be fit to fly. तो एविएशन मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स है वो आपको क्लियर करेंगे। तो आपके दो मेडिकल्स होंगे, मेडिकल क्लास 2 और मेडिकल क्लास 1। किसी के मेडिकल्स हो गए यहाँ पे? या ओके, 1 2 गुड, या फाइन, लाइक आपका तो हो गया, बराबर, वंडरफुल। सो या तो मेडिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेडिकल, उसकी फिटनेस में क्या होता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी विच इज नॉट रिटन एनीवेयर इज अ बजट। सो यू नीड टू हैव द बजट ऑल्सो। ओके, वो कितना चाहिए वो हम लोग स्टेप्स में सारे टाइप के एक्सपेंसेस वी कैन डिस्कस। सो पेरेंट्स जो यहाँ पे सब है वो यू कैन कीप अ प्लानिंग अबाउट कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट है वो कितना आपका ओवरऑल एक्सपेंस जाएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेडिकल्स बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो मेडिकल्स के लिए क्या होता है, तो मेडिकल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपको होता है क्लास 2 मेडिकल फॉलोड बाय क्लास 1 मेडिकल। आपको दो अलग अलग मेडिकल्स का रिक्वायरमेंट आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग क्लास 2 मेडिकल्स। सो क्लास 2 मेडिकल क्या होता है, तो क्लास 2 मेडिकल के अंतर्गत डीजीसीए दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके अप्रूव्ड पूरे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनका लिस्ट है, उसका पीडीएफ होता है। वी विल सेंड यू द लिस्ट और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डीजीसीए वेबसाइट इटसेल्फ। गुजरात में हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर अहमदाबाद में है, एक गांधीनगर में है, एक बड़ौदा में है। तो इनमें से किसी भी डॉक्टर्स आपको क्लास 2 मेडिकल इश्यू कर सकता है। सो क्लास 2 मेडिकल अगर आपको आपका होता है तो उसका वैलिडिटी 2 साल होता है। तो क्लास 2 मेडिकल आपका एक बार हो जाता है, उसके बाद 2 साल तक आप उसके बेसिस पे फ्लाई कर सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट पायलट यू कैन कमेंस योर फ्लाइंग विद द क्लास 2 मेडिकल ऑल्सो। सिर्फ आपके पास क्लास 2 है तब भी आपका फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके अंदर जो कॉस्ट लगेगी 8 to 10,000 का कॉस्ट होगा बिकॉज आपके रिपोर्ट्स काफी सारे करवाने होंगे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, डॉक्टर की फीस, ये सब मिला के इट वॉन्ट बी सेम फॉर एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी will require some different budget depends on your age, BMI, many other things। तो उसके हिसाब से वो आपको रिपोर्ट्स देंगे। तो वो जो डॉक्टर्स आपको तो आपको जो भी जनरल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, दैट यू कैन कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर विल टेक सम बेसिक डिटेल्स लाइक व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर वेट, BMI, ये सब रिपोर्ट कुछ बेसिक्स लेंगे और इसके बाद दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स कि इतने आप रिपोर्ट्स करके दे दो। उस रिपोर्ट्स के हिसाब से फिर दे विल गिव यू अपॉइंटमेंट, एग्जामिनेशन and if required there can be further reports also, otherwise कुछ और है नहीं। तो आपका एक दिन में आपका मेडिकल हो जाता है। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, हम लोग भी आपका पूरा कोऑर्डिनेशन करवा देंगे, उसमें इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो आपका इजीली अगर हो जाएगा, आप खुद से भी करवा सकते हो। तो क्लास 2 मेडिकल ऐसे हो जाता है। क्लास 2 मेडिकल के बाद जो नेक्स्ट मेडिकल आता है वो आता है क्लास 1 मेडिकल। सो व्हाट इज क्लास 1 मेडिकल? तो क्लास 1 मेडिकल जो होता है वो इंडियन एयरफोर्स जो है उनके यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स हैं। One is in Delhi, one is in Bangalore, and one is in Jorhat. Jorhat is in Assam, right? तो ये 3 जगह पे एयरफोर्स कर देती है, राइट? एयरफोर्स के अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। अहमदाबाद में कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। इट इज देयर वन इन बॉम्बे विच इज नानावटी हॉस्पिटल। देन इफ यू गो टू दिल्ली देन देयर इज मैक्स एंड अपोलो हॉस्पिटल्स। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है जिनको डीजीसीए ने अप्रूव किया है कि दे कैन डू द क्लास 1 इनिशियल्स। क्लास 1 का रिन्यूअल जो है वो अहमदाबाद में देयर इज अ डॉक्टर हु हैज अथॉरिटी टू रिन्यू इट, बट फर्स्ट टाइम इनिशियल नहीं होगा। 1 साल के बाद रिन्यूअल आएगा, वो फिर आपको लाइफ टाइम अहमदाबाद से हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू गो टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस बिकॉज वो एज ऑफ नाउ अहमदाबाद में किसी को डीजीसीए ने अप्रूवल नहीं दी है, करेक्ट? तो उसका कॉस्टिंग 15 to 20,000 के अराउंड लगता है बिकॉज वो उसमें काफी क्लास 1 है तो डॉक्टर फीस, रिपोर्ट्स ये सब थोड़े होते हैं। तो उसकी वजह से 1-2 दिन लगता है बिकॉज हमें बाहर के सिटीज में जाना है तो यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट एंड ऑल। तो क्लास 1 आपको कब चाहिए होता है? तो जस्ट बिफोर इश्यूएंस ऑफ योर सीपीएल। तो मान लो आपने क्लास 2 किया, क्लास 2 करने के बाद आपका जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट? फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग भी पूरा भी कर सकते हो, लेकिन बिफोर इश्यूएंस जब आपको सीपीएल के लिए डीजीसी में अप्लाई करोगे, आपके पेपर्स क्लियर कर दिए हैं, आपकी फ्लाइंग कंप्लीट हो गई, उनके डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, तब डीजीसी विल डिमांड योर क्लास 1। अंडरस्टूड? तो ये आपका लीगल प्रोसीजर हो गया। बट व्हाट आई विल एडवाइज यू इज कि भाई हम लोग क्या एडवाइस करते हैं? तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि इवन आपको अभी पूरे ग्राउंड क्लास के 6 महीने के ड्यूरेशन में मुझे आपके क्लास 2 की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रैक्टिकली। रिक्वायरमेंट तब आएगी जब आपको फ्लाइंग स्टार्ट करना है।
But what I will advise you is कि if you are passionate to become pilot, the very first thing is you clear your medical. तो आपके माइंड में कोई डाउट्स ना रहना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे इतना टाइम, इतना मेहनत ये सब लगाते हो, फिर कल जाके कोई प्रॉब्लम आया तो क्या होगा। सो हम लोग आपका ये करते बोलते हैं कि या तो आप पहले से ही कर दो, या तो आप जैसे ही कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है, जैसे लाइका ने अभी पूरा अपना मेडिकल कंप्लीट करवा लिया है, राइट। तो सिमिलरली वी ऑलवेज यू कैन से मोटिवेट एंड इंस्पायर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट कि भाई आप पहले एक बार मेडिकल क्लियर कर दो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेडिकल क्लास 2 एक बार आपका क्लियर हो गया तो उसमें अगर कुछ नहीं आता है तो 99.9% क्लास 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो क्लास 2 2 साल तक वैलिड है, राइट। 2 साल के बाद आपको क्लास 2 री इश्यू करवाना पड़ता है, मतलब उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, अंडरस्टूड। तो रिन्यू करवाना पड़ता है। तो 2 साल में तो आपके थियोरी सीपीएल का पूरा प्रोसेस भी हो जाने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास 2 आपने करवा दिया। बिफोर कमेंसिंग योर फ्लाइंग हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि भाई उस टाइम में आप क्लास 1 भी करवा दो, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग, सो फ्लाइंग इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग, इज इट राइट। तो उसके लिए आप इतना सारा पैसा डाल रहे हो, तो उससे पहले एक बार पूरा मेडिकल क्लैरिटी करवा लेना, इट इज ऑलवेज बेटर थिंग टू डू। तो इसलिए हम लोग आपको ये एडवाइस करते हैं। तो इस हिसाब से क्लास 2 एंड क्लास 1 हम लोग यहीं से गाइड करेंगे। आपका सारा प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से भी चाहे तो खुद से भी कर सकते हो। वी विल आल्सो शेयर यू लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आपको जहां से नजदीक पड़ता है, जहां से पसंद आता है, वहां से कर सकते हो। So that is all about, you can see, basics of class 2 and class 1 medicals. Then comes the reports. तो ये जनरल रिपोर्ट्स है। तो सबको लगता है भाई मेडिकल में क्या चेक करते हैं। जैसे आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपको ब्लड का सीबीसी करवाते हैं, तो ब्लड है, यूरिन है, आई एंड ईयर का चेक होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, फॉर गर्ल्स देयर इज अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी जो बेसिक चीजें है, दैट इज व्हाट इज बीइंग चेक्ड इन द क्लास 2 मेडिकल एंड सिमिलर थिंग्स इन द क्लास 1 मेडिकल्स। सम further supplementary reports can be there in a case of there is some requirement. तो उस हिसाब से ये होता है। तो it's not a very big and complicated thing. Sometimes when you see on online तो बहुत सारी चीजें बहुत complicated लगती है, otherwise it's not that difficult thing. तो सिंपली आपका ये सारी जो चीजें हैं वो हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, राइट। तो मेडिकल्स के बारे में कुछ बच्चे मेरे को जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया एज एफएक्यूज। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट सब मुझे पूछते हैं कि सर व्हेन एंड वेयर शैल आई गो फॉर क्लास 2 मेडिकल। तो आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कि भाई डीजीसी रिक्वायरमेंट इज बिफोर यू स्टार्ट योर फ्लाइंग, बट वी मोटिवेट यू, इंस्पायर यू, टेल यू कि भाई आप पहले से ही कर लो। तो आइदर यू कंप्लीट इट एंड यू देन ज्वाइन, और पहले महीने में हम लोग एटलीस्ट आपका जो क्लास 2 मेडिकल है वो तो करवा ही लेते हैं। सेकेंड थिंग कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि भाई इफ देयर इज पैक्स इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन माय एविएशन जर्नी। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके मेडिकल में स्पेक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। यू विल ऑलवेज बी क्लियर विथ योर स्पेक्स। तो बहुत सारे लोगों के आजकल स्पेक्स होते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट स्पेक्स। सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा कि आपको ये बोला जाएगा कि व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग तो आपको 2 पेयर ऑफ स्पेक्स रखने हैं। एक आप पहने हुए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, बिकॉज कहीं कुछ वो टूट फूट गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यू शुड बी सेफ, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो स्पेक्स है तो कुछ वरी करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों के माइंड में होता है भाई मुझे लेजिक करवानी है, वो भी करवा सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इफ यू वांट यू कैन डू इट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि इफ यू वांट टू बिकम पायलट आपको करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको करवाना है तो आप अभी मत करवाइए, आपका क्लास 2 मेडिकल एक बार कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद करवाना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? बिकॉज जब हम ये सब सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है। तो इन केसेस 3 to 6 मंथ लगता है, तो उसके बाद वो आपको मेडिकल क्लियर उसके बाद दे सकते हैं, राइट। तो आपका मेडिकल का प्रोसेस अननेसेसरी डिले हो जाएगा। तो आप क्लास 2 करवा दो, उसके बाद आप लेजिक करवा दो, तो फिर तो 2 साल की वैलिडिटी आपके पास है। 3-4 महीने के बाद आप क्लास 1 भी करवा सकते हो। So that is going to be a very simple way if you want to go for that. It is not necessary for that. Overweight और underweight आजकल बहुत सारे बच्चों के questions होते हैं। So yeah, as a pilot you are advised to have a BMI between 18 to 25 के बीच का BMI आप maintain करोगे उतना अच्छा है। अगर नहीं है तो you will get time। ऐसा नहीं है कि भाई आपका मेडिकल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, but over a period of time, क्योंकि you need to do medical every 1 year, right, till the age of 65।
तो आपको मेडिकली हमेशा फिट रहना है, तो उसके लिए थोड़ा डाइट, थोड़ा एक्सरसाइज, ये सब अगर आप थोड़ा सा करोगे तो वैसे भी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू गेट द BMI, इफ नॉट टुडे तो लेटर ऑन आप कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो वो जरूरी है। फिर क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों का कि भाई व्हाट इज द मिनिमम हाइट दैट इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम हाइट का DGCA ने कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है कि भाई दिस इज द मिनिमम हाइट टू बिकम पायलट। उसमें ऐसा होता है कि DGCA हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी हाइट बट फॉर द पीपल हु आर वेरी शॉर्ट, क्योंकि आजकल कैसा है विद द टेक्नोलॉजी, चेयर्स आर सो नाइस कि आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप मेंटेन कर सकते हो। सो इफ डॉक्टर को डाउट होता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपका एक टेस्ट करता है विच इज कॉल्ड एज एर्गोनॉमिक टेस्ट। एर्गोनॉमिक टेस्ट में कॉकपिट जैसा एक बना होता है, उसके ऊपर आपको बिठाते हैं चेयर में, और दे सी कि आपके जो लेग्स है वो पैडल्स पे प्रॉपर पहुंच रहे हैं, आपके जो हैंड्स है वो सारे कंट्रोल्स तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, ऊपर नीचे, इन सारी चीजों में। इफ यू आर एबल टू डू दैट यू आर क्लियर, अदरवाइज नॉट क्लियर। बट व्हेन यू विल गो इनटू द एयरलाइंस, तो बिकॉज हमारा जो गोल है वो CPL इज अ मीन्स, बट हमारा गोल तो यही है ना कि वी वांट टू फ्लाई इन द एयरलाइन। तो एयरलाइंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इन सम एयरलाइन इट इज रिटन एज अ 5 फीट्स, इन सम ऑफ द एयरलाइन दे हैव रिटन इन सेंटीमीटर्स, तो उसमें 158 सेंटीमीटर्स की रिक्वायरमेंट दी है। सो इफ यू आर अबव 158 सेंटीमीटर तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बट if you are below that, then you will get jobs in some of the places which may not like, अगर एयरलाइन में नहीं मिलता है तो उसके अलावा then you will have options of, you can say, flying into charters and all that things जहां पे ऐसा नहीं है। So we will discuss about that in detail later on. If anybody has that kind of issue, you can meet me in person, I will guide you and you can take a call whether you want to become pilot or not want to become pilot. Clear? Then आता है color blindness. So some people see whenever you are a pilot you will get lot of light signals, रनवे के बहुत सारे, एयरपोर्ट के बहुत सारे जो कोड्स है वो लाइट से अलग अलग चीजों से बताए जाते हैं। तो आप क्लियर होने चाहिए सारी चीजों को, कलर्स को आई मीन डिस्टिंग्विश करने में। बट इफ यू आर हैविंग इश्यू ऑफ कलर ब्लाइंडनेस तो उसमें चलेगा नहीं चलेगा, इट कैन ओनली बी टोल्ड, मुझे भी मत पूछना, किसी और को भी मत पूछना, क्लियरली गो फॉर योर मेडिकल। मेडिकल में जो डॉक्टर है वो आपको देखेगा भाई कितना कलर ब्लाइंडनेस है एंड वेदर इट इज एग्रीएबल और नॉट, वो आपको मेडिकल इश्यू कर सकते हैं। सो वो फाइनल है। बाकी किसी को भी आपने पूछा, उसने बोला बेटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया, आप फंसोगे। सो मैं इस चीजों में बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि फॉर दिस काइंड ऑफ इश्यू, इफ एनीबडी हैज दैट इश्यू, सम पीपल हेजिटेट टू टेल इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट इफ यू हैव, तो मेडिकल आपका एक बार क्लियर हो गया तो यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। तो उसमें अलग अलग डिग्रीज की कलर ब्लाइंडनेस से इफेक्ट होता है, नहीं होता है, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, इफ सर्जरी इज डन ऑन मी, कुछ लोगों के ऊपर कुछ सर्जरीज हुई है, तो वो सर्जरी क्या है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इट्स वेरी डिटेल टॉपिक। तो वो काम के लिए ही डॉक्टर्स बैठे हैं। तो क्लास 2 और क्लास 1 मेडिकल जो करके देगा वही आपको फाइनल बोल पाएगा, उसके अलावा किसी चीज के ऊपर भरोसा मत रखना, सीधा सीधा मेडिकल करवा देना आपका। मेडिकल में डॉक्टर अगर आपको क्लियर कर देता है देन यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज दे विल क्लियरली टेल। एंड मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि अगर आप मेडिकल करवाते हैं, सो योर फ्रेंड इज नॉट द मोस्ट लेनिनेंट डॉक्टर जो आपको इजीली बेटा बेटा करके क्लियर कर दे। द डिफिकल्ट डॉक्टर, द टफेस्ट डॉक्टर, इफ यू चूज इन द टाउन, तो आगे आपको जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। इनिशियल तो इस एज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट देर आर सम डॉक्टर्स विच आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो हमको इस टाइम पसंद नहीं आते। अरे मेरे को यार एक बार अपॉइंटमेंट दी, फिर बोला फिर से जाना पड़ेगा, बराबर है, तो ऐसा नहीं लगता है। उसने बोला और इतने रिपोर्ट्स करके लाओ, वो आपको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड योर मेडिकल सिचुएशन क्लियरली, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, तो यू कैन टेक अ राइट कॉल। तो इसलिए इस चीजों में जितना स्ट्रिक्ट डॉक्टर होगा उतना अच्छा होगा, जितना लेनिडेंट डॉक्टर होगा डिपेंड्स ऑन यू, योर चॉइस, इज इट राइट। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। सिमिलरली देयर आर सम पीपल, आई थिंक नन ऑफ यू विल बी हैविंग इट, बट सम पीपल आई हैव मेट जिनको नॉक नीज होता है, फ्लैट फुट होता है, तो उसमें भी ऐसा कुछ, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट कि आपका चलेगा नहीं चलेगा, इट विल आल्सो वेरी फ्रॉम डिग्रीज। इन सब में हर एक का अलग अलग केस होता है, कुछ लेवल तक चलता है, कुछ लेवल से नहीं चलता है। सो दैट आंसर इज ओनली आंसर्ड बाय द डॉक्टर, नोबडी एल्स। कुछ लोगों को होता है इफ आई फेल मेडिकल, राइट,
तो इफ यू फेल मेडिकल, 99.9% केसेस में मेडिकल में कोई फेलियर नहीं आता है, 99.9% केसेस में। बट इन सम ऑफ द केसेस इफ यू हैव सम इश्यू इन विच यू आर नॉट एबल टू फ्लाई, तो वो आपको उसके करेक्टिव मेडिसिन दे देते हैं, उसके पाथ रेकमेंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज इफ इन दैट 0.1% केसेस I will advise you कि there are some other field which are better for you. You should not enter into this field because if medical you have problem, आगे जाके भी आपको problem होगा, तो उस cases में you should not force yourself to become pilot. आपको कोई और फील्ड चूज करना चाहिए। बट या 99.9% केसेस में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट इन सम ऑफ द एक्सट्रीम केसेस, जैसे मैंने बोला कलर ब्लाइंडनेस होता है, देन थैलीसीमिया मेजर होता है किसी को, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, तो उन सब केसेस में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बिकम पायलट। थैलीसीमिया माइनर होता है तो चलता है, बट मेजर होता है तो इन सम ऑफ द केसेस, इन एक्सट्रीम केसेस इट इज नॉट अलाउड। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आपके साथ होती है तो you respect the decision of a medical practitioner, because now if you are going to invest such a huge money, tomorrow if there is a problem, तब आपको कोई ये चीजें नहीं बताएगा। So that is why आपने काफी लोगों बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स और अटेंड करते हो कि इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है, बट it is my habit to go a little bit into detail, तो bear with me थोड़ा सा, बट आपके इंटरेस्ट में है। अगर आप ये सब जानोगे तो लाइक जब आप इस पूरे फील्ड में इतना करियर बनाने जा रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू। तो ये सारी चीजें आपके लिए काम की ही है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी सारी चीजें तो पढ़ लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड व्हेन एंड वेयर आई शैल गो फॉर क्लास 1 मेडिकल, तो मैंने आपको बोला वैसे कि आप क्लास 1 मेडिकल के लिए कब जाना चाहिए। तो क्लास 2 मेडिकल हो गया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम मेजर तो नहीं है। क्लास 1 मेडिकल का लीगल रिक्वायरमेंट आपका तब आएगा जब आपका फ्लाइंग भी खत्म होता है, मेडिकल इश्यू मतलब आपका लाइसेंस इश्यू आने वाला है, तब जरूरत पड़ेगी लीगली। बट आई विल एडवाइज यू कि आप जैसे क्लास 2 मेडिकल हो गया, उसके बाद अराउंड 3-4 महीने में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ लो, 2-3 पेपर्स क्लियर हो जाए, तभी आप क्लास 1 करवा लो। इज इट राइट? तो वो इट्स अ राइट टाइम, और एटलीस्ट लेटेस्ट आपको करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं यही एडवाइस करता हूं कि बिफोर यू कमेंस फ्लाइंग, जो भी बच्चे उनके पेरेंट्स को हम लोग यही एडवाइस करते हैं यहाँ पे कि भाई मैं किसी के भी पेरेंट्स को फ्लाइंग का पैसा नहीं भरने देता हूं जब तक उनका क्लास 1 मेडिकल मुझे क्लियर ना मिल जाए, राइट? तो वो चीज हम लोग एडवाइस करते हैं। कहाँ पे जाना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो, मतलब कहाँ पे जाना चाहिए उसमें ब्रॉडली आई कैन गिव यू 2 पार्ट्स। One is you can say Air Force, another is private hospitals. I have named them and there are some others also. पूरे इंडिया में मैंने नियर बाय बताया, दिल्ली बॉम्बे, क्योंकि हमारे लिए वो नियर बाय है, बट देयर आर आल्सो सम अदर्स। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, गो इन द एयर फोर्स देन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर क्लास 1। आप यहाँ पे स्टडीज करो या कहीं से भी करो, बट अपना क्लास 1 मेडिकल जो भी है वो हमेशा हो सके तो एयरफोर्स से करना। मेरे बच्चों को तो मैं एयरफोर्स में भेजता हूँ। द रीजन इज there are 2 reasons. Number 1 reason is Air Force is cheaper. Okay, and aviation में आपको पता है इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो जितना हो सके उतना बचा लो, डोंट वेस्ट मनी। इज इट राइट? मेरे जो बच्चे प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पे ऑन कॉल तो वो उतना ही बताते हैं, बट देयर आर सो मेनी हिडन चार्जेस। आपको वहां पे जाएंगे बोलेंगे अरे ये रिपोर्ट में ऐसा है, आपको उसका कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ये फलाना एक्स्ट्रा रिपोर्ट करना पड़ेगा। जनरली द कॉस्ट गोज 40 to 50,000 इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नोबडी विल टेल यू दिस। इज इट राइट? एंड वो उसी दिन, अभी आप यहाँ से स्पेशल बॉम्बे गए हो या दिल्ली गए हो तो आपको मेडिकल चाहिए ही चाहिए। इज इट राइट? तो उनको पता ही है। सो एट दैट टाइम देयर आर सो मेनी हिडन कॉस्ट व्हिच विल कम इनटू प्ले। तो एक चीज है कि इफ यू आर इन एयरफोर्स, जो जरूरी होगा वही वो मांगेंगे, दूसरी चीजें वो कभी नहीं मांगेंगे। सो गो इनटू एयरफोर्स एज फार एज पॉसिबल। सेकंड थिंग, एयरफोर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। बच्चों को नहीं पसंद आता है एयरफोर्स में जाना, उनको लगता है अरे प्राइवेट हॉस्पिटल से कर लेते। बट एक बार अगर एयरफोर्स ने आपका मेडिकल क्लियर कर दिया तो लाइफ टाइम में अप टू एज ऑफ 65 आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज अ फ्लाइंग पायलट, आप उससे ये बात बोलना कि सर ने ऐसा बोला, ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होगा। वो बोलेगा कि ना सही बात है, अंडरस्टूड। आप वेरीफाई कर लेना किसी भी पर्सन से जो एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बोलेगा दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ class 1 issued by the Air Force. So these 2 reasons I will always advise to go by the Air Force. Otherwise it is your money, your decision, whatever you decide. Class 1 तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे एलिजिबिलिटी पार्ट क्लियर, अंडरस्टूड कि आप पायलट बनना चाहते हो तो क्या आपकी एलिजिबिलिटीज है।
एलिजिबिलिटीज के बाद क्या आता है, तो उसके बाद आपका दो पार्ट आता है, एक होता है थियोरी जो आपको पढ़ाई करनी है, दूसरा आता है जो आपको फ्लाइंग करना है। ओके, ये दो पार्ट में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे थियोरी, विच इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो थियोरी के लिए आपको डीजीसीए के एग्जाम्स देने हैं। डीजीसीए के एग्जाम्स के लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंप्यूटर नंबर, जो हम लोग ये आपका प्रोसेस करके देते हैं। तो कंप्यूटर नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो डीजीसीए के जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। उनका एक ऑनलाइन पोर्टल बना होता है, विच इज कॉल्ड द परीक्षा पोर्टल। परीक्षा पोर्टल के अंदर हमें आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा, कब डेट से, आपके रिजल्ट्स भी उसी के अंदर आएंगे, एवरीथिंग इज इनटू दैट। तो उसका हर एक पायलट का, पूरे इंडिया के सारे पायलट का एक यूनिक नंबर उसके अंदर होता है, विच इज द लाइफ लॉन्ग नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर नंबर। वो प्रोसेस हम लोग ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि 10th 12th उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बोर्ड वेरिफिकेशंस, आधार कार्ड, सिग्नेचर, ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप खुद भी कर सकते हो या तो हम लोग भी आपको करके दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका एक नंबर वो जनरेट होता है जो कंप्यूटर नंबर होता है। तो जस्ट लाइक आधार कार्ड, जैसे हर एक का एक आधार कार्ड नंबर एक यूनिक होता है हर एक पर्सन का, वैसे हर एक पायलट का एक यूनिक नंबर होता है कंप्यूटर नंबर। समझ में आया? सो वंस यू हैव अ कंप्यूटर नंबर, नाउ यू विल बी एबल टू गिव द डीजीसी एग्जाम्स। तो जैसे आप यहाँ पे जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले, अगर मेडिकल नहीं क्लियर, तो सबसे पहले आप प्रोसेस हम मेडिकल का करवाते हैं, उसके बाद वी विल डू योर कंप्यूटर नंबर प्रोसेस। कंप्यूटर नंबर प्रोसेस मतलब आपका स्टडीज तो चालू है, बट साथ में कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस हम सबसे इमीडिएटली करवा देते हैं। तो कंप्यूटर नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद यू विल बी एबल टू गिव द एग्जाम्स। अभी जैसे एग्जाम्स की बात आती है, तो एग्जाम्स में आपको क्या स्टडी करना है, क्या पेपर्स है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो इस फील्ड के अंदर स्टडीज आता है, ओके, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं। मोस्टली आई हैव सीन पीपल, पेरेंट्स, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सर फ्लाइंग कहां से करे, कहां से करवाए, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। थियोरी पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट इन एवरीबॉडीज माइंड, इज इट राइट? सो ये जो पार्ट है, मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ दे देता हूं कि भाई ये क्या होता है। तो डीजीसीए के आपको 6 अलग अलग सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, 6 अलग अलग पेपर्स है आपके। एक पेपर जो है सबसे पहला, इट इज कॉल्ड एज एयर मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी, यार बच्चे उसको मैट भी बोल देते हैं, राइट? तो वो क्या है? तो मेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ एटमोस्फियर, वेदर। So you're going to fly into atmosphere. So you have to understand atmosphere in a very good ways. कुछ टाइप की एटमोस्फेरिक सिचुएशन होती है, वो फ्लाइंग के लिए फेवरेबल होती है, कुछ नहीं फेवरेबल होती है, इज इट राइट? कुछ टाइप के क्लाउड्स है वेर यू कैनॉट पेनिट्रेट इनटू दैट, इट इज गोइंग टू बी रिस्क टू यू। सम टाइप ऑफ थिंग्स जैसे थंडरस्टॉर्म्स और ऐसे कुछ फिनोमिना है, इस सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो मेट्रोलॉजी इज समथिंग दैट डील्स विद स्टडी ऑफ वेदर, एटमोस्फियर, and before every flight there will be certain weather reports you will be studying as a pilot. तो वो जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो आपको उसमें समझ भी ना आवे, लेकिन उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, वो सब कैसे उसको डिकोड करना है, इन सब का जो स्टडीज आता है वो मेट्रोलॉजी में आता है। नेक्स्ट इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज एयर रेगुलेशन। एयर रेगुलेशन इज अबाउट रूल्स रेगुलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कानून हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं, राइट? सो पायलट की दुनिया में जो जो सारे अलग अलग टाइप के एक्ट्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, जो आपको हमेशा डे टू डे बेसिस पे फॉलो करना होता है, इन सबका पूरा किताब है, जो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। ग्लोबल लेवल पे कुछ कॉमन चीज है, कुछ इंडिया के स्पेसिफिक भी है। जैसे इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्ट है, 1934 का था, अभी 2014 में नया आया, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स आती है। एयरक्राफ्ट रूल्स है इंडिया के, जो डीजीसीए ने बनाए हुए हैं। सो इन सब का जो स्टडीज आता है वो रेगुलेशन में आता है, राइट? जैसे या आई हैव वन बुक ऑफ रेगुलेशन, आप देख सकते हो, डीजीसी अप्रूव्ड। सो ये इतना ऐसा ऐसा बुक होता है, ओके? तो तो ये आपका हो गया एयर रेगुलेशन। तो ये आपके दो सब्जेक्ट्स हो गए, मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन। आई हैव जस्ट केप्ट वन सैंपल टू जस्ट लेट यू नो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द थियरी आल्सो, इज इट राइट? थियरी सब बोलते हैं वो तो हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली वो करना पड़ता है, इज इट राइट? तो ये दो सब्जेक्ट। देन आता है नेविगेशन। सो नेविगेशन क्या होता है? तो जैसे यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, जैसे आप लोग यहाँ आए तो आपने मैप पे लोकेशन ढूंढ के आए होंगे, काफी सारे लोग, इज इट राइट? तो हम लोग, बट व्हेन यू गो इनटू एयर,
तो वहां पे तो रास्ते बास्ते बने नहीं, इज इट राइट? तो एक प्लेस ए से प्लेस बी जाना है तो कैसे जाने का, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की रेडियो एड्स होती है जिसके थ्रू आप नेविगेट करके वहां पहुंच सकते हो। तो इन सब का जो स्टडीज है दैट इज कॉल्ड एज एयर नेविगेशन। तो उसके अंदर 3 पार्ट है, जनरल नेविगेशन होता है, रेडियो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक चौथा छोटा सा पार्ट है परफॉर्मेंस। तो वैसे उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके ये पूरा सब्जेक्ट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, तो नेविगेशन आता है। नेक्स्ट इज आरटीआर। तो आरटीआर इज रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड एरोनॉटिकल, ये उसका फुल फॉर्म है। तो आपने देखा होगा जो पायलट्स होते हैं वो रेडियो पे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं पता है? वेरी गुड, क्या बात है, आपका एविएशन का जीके तो बहुत अच्छा है, राइट। तो ईटीसी से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। जैसे हम लोग एज ए ऑर्डिनरी पीपल, सपोज जो पायलट्स नहीं है वो ऐसे रेडियो पे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं रख सकते आप रेडियो सेट, अदरवाइज आपको पुलिस अरेस्ट करके चली जाएगी। तो उसके लिए करेक्ट और नॉट, या वी कैन नॉट कीप, अदरवाइज इफ यू आर नॉट पायलट, तो उसके लिए देयर इज एन एग्जाम एंड देयर इज अ लाइसेंस फॉर दैट। तो उसको बोलते हैं रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड एरोनॉटिकल, देन यू गेट द लाइसेंस टू यूज रेडियो एंड कम्युनिकेट विद एटीसी एंड कंट्रोलर्स। ओके, सो ये हो गया आपका आरटीआर। फिर आता है टेक्निकल जनरल। सो व्हाट इज टेक्निकल जनरल? सो टेक्निकल जनरल इज ऑल अबाउट हाउ द एयरक्राफ्ट फ्लाई। ये चीज का जो स्टडी आता है टेक्निकल जनरल के अंदर आता है, इज इट राइट? मतलब एरोडायनामिक्स जिसे बोलते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई होता है तो उसके लिए लिफ्ट और ऐसे फोर्सेस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं। फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप के इंजिन होते हैं, तो इंजिन का स्टडीज आता है, कौन कौन से टाइप के इंजिन होते हैं, लाइक ऑल दैट। उसके अंदर बहुत सारी और सिस्टम्स होती है। सो ऑल दैट थिंग्स, हाउ एयरक्राफ्ट फ्लाइज, तो उसके सारे जो पार्ट्स है इन सबका स्टडीज आता है, वो टेक्निकल जनरल में आता है। टेक्निकल स्पेसिफिक इज अ वेरी सिंपल शॉर्ट पेपर। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर कोई है तो टेक्निकल स्पेसिफिक है, जो मैं आपको एक दिन में आज पढ़ा के मैं आपको कल भी पास करवा सकता हूँ, इज इट राइट? मतलब मैंने कोई भी करवा सकता हूँ आपको, आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें कैसा है, लाइक अभी आप जैसे ट्रेनिंग के लिए जाओगे, यू आर गोइंग टू फ्लाई सम पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, लाइक आपने कोई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के नाम सुने किसी ने? वेरी गुड, वंडरफुल। तो सेस्ना 172, a very proven wonderful aircraft for training, correct? Any other aircraft anybody has listened about? देखा any other aircraft किसी को? हाँ, तो सेस्ना 172 है, सेस्ना 152 है, फिर टेक्नम है, फिर पाइपर्स है, तो DA-40 डायमंड्स है, ऐसे अलग अलग एयरक्राफ्ट आपके फ्लाइंग के टाइम में होंगे। तो जो एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको फ्लाई करना है उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसका फ्यूल कैपेसिटी कितना है, उसका विंग स्पान कितना है, राइट? ऐसे बेसिक क्वेश्चंस लाइक दैट। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं आपको 2 दिन भी दे दूं कोई एक छोटा सा 4-5 पेजेस का पैम्पलेट, वो आप पढ़ लो तो आपको वो आ जाएगा पेपर, वो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। ओके, सो दिस पेपर इज, यू कैन से, द मोस्ट इजीएस्ट, बट बाकी जो 5 है वो मेन सब्जेक्ट्स है, वो मेजर सब्जेक्ट्स है, अंडरस्टूड? सो ऐसे टोटल 6 अलग अलग पेपर्स है। 5 पेपर्स में आपको काफी सारी इन डेप्थ प्रिपरेशन लगेगी। 6th paper is relatively, as I mentioned you, it is a very simple paper, there is nothing much into that। तो इस हिसाब से आपको 6 सब्जेक्ट स्टडीज करने हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज। तो आपको जो भी आप एविएशन के फील्ड में आते हो, जब तक इन सब का नॉलेज आपका क्लियर नहीं होता है, यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट इन अ गुड वे, अंडरस्टूड? और मैं आपको एक चीज बताऊं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो सीपीएल करना इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज अदरवाइज आपको सीपीएल जब तक पेपर्स नहीं पास किया तो नहीं मिलेगा। बट आई ऑलवेज इंस्पायर स्टूडेंट्स, तो इन सब में ये जो आपने देखा है सभी, एवरी पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट? एंड व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, किसी को पता है? वेरी गुड, यस आके 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। आई ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट नॉट टू गेट 70 बट स्ट्राइव टू गेट 90 मार्क्स। अगर आप 90 मार्क्स भी लाओगे, लाइसेंस तो सेम ही रहेगा, लाइसेंस में कुछ नहीं लिखा होगा भी इसमें 90 मार्क्स इसके आए। 70 मार्क्स लाए हो तो भी, हाँ, आप किसी पेपर को 5 बार फेल करके 6 बार में पास हो गए, लाइसेंस तो लाइसेंस ही रहेगा, इज इट राइट? देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट इनटू दिस, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, तो हाँ, सिस्टम इज वेरी गुड। आपको हर महीने डीजीसी का एग्जाम आएगा, एवरी मंथ यू कैन गिव एग्जाम्स, राइट? जब भी आपको मन आए तो, इज इट राइट?
अहमदाबाद में हर 3 महीने आता है, विच इज कॉल्ड एज अ रेगुलर अटेम्प्ट। बाकी जो बीच के मंथ है, 3 महीने में एक बार आया, तो जैसे अभी मार्च में आया था, अभी जून में आएगा, राइट। बीच के महीने हैं तो वो बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे कुछ मेट्रो सिटीज में तो होता ही है, पीपल कैन गो एंड अपीयर देयर आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ देयर इज एग्जाम, सो थिंग्स आर लाइक, एवरीथिंग इज लाइक दैट। बट एक चीज आप समझ लो, यू आर नॉट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट ओनली टू गेट लाइसेंस। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, सब लोग एविएशन के फील्ड में नए होते हैं, उनका एविएशन में डायरेक्ट नॉलेज नहीं होता है, बट आप एक सिंपल चीज पकड़ लो, आप कोई भी कॉलेज में डिग्रीज लेते हो, तो डिग्री तो कोई भी ले लेता है ना, मिल ही जाता है, यू पे द फीस एंड डू सम लिटिल बिट ऑफ वर्क मोस्ट ऑफ जगह पे, बट जॉब सबको नहीं मिलता है। some people make a awesome career, some people don't do that, okay? So my seminars are the myth busting seminars। तो मैं आपको सही चीज बताऊं, जैसे आपका सीपीएल हो गया, तो आप कहां पे फ्लाई करना पसंद करोगे, विच इज योर चॉइस। कोई एयरलाइन आपकी पसंद की हो जहां पे आप फ्लाई करना चाहते हो? चलो गुड, इंडिगो, एयर इंडिया, ठीक है। हम लोग इंडिगो एयर इंडिया की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इंडिगो का अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, अभी उनके यहाँ पे पायलट्स की का वैकेंसी था, तो 1 मार्च को इंडिगो टुक एन एग्जाम where they wanted to take few hundred pilots, don't exactly remember the number, something 300-400 pilots थे, right? उसके लिए उनकी वैकेंसी है। You know how many people appeared in that exams? For that vacancy, more than 5,000 people appeared, right? This is something which is not told by anybody, is it right? इस सारी चीजों का उनका जो सिलेक्शन है, what first Indigo or Air India does is they take a written test. Indigo has some 60 question written test, so यही 6 पेपर्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, सेम 6 सब्जेक्ट्स जो आपने यहाँ पे पढ़े। If you are master with this subject, you will ace that exam, there is no problem at all, is it right? 60 क्वेश्चन का पेपर होता है, सबके मिस क्वेश्चन होते हैं, वहां पे 7 मतलब ऐसे 70% पासिंग ऐसा कुछ नहीं है, इट इज कट ऑफ। दूसरों ने परफॉर्म किया, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको जॉब मिलेगा, इज इट राइट? तो एयर इंडिया या इंडिगो, सी दे आर रिच एयरलाइंस, दे डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, दे कैन डू एनीथिंग। अगर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो ऐसा नहीं रख सकती जैसे ड्राइवर्स का जॉब होता है वैसे, कि चलो बेटा तू उड़ा के दिखा, टेक अ सर्किट, टेक ऑफ करो लैंड करो, अच्छा लगा उसको जॉब दिया, उसको क्या है थियरी से मतलब है, कुछ तो उसका सिग्निफिकेंस होगा ना। भाई इंडिगो, एयर इंडिया, आर्या, आपने जितनी भी एयरलाइंस का नाम लिया वर्ल्ड की, वो कोई ऐसा नहीं करते कि चलो चाबी दिया, चल बेटा उड़ा के दिखा, तुमको जॉब देता हूं, ऐसा नहीं करते। वो सभी क्या करते हैं, दे टेक योर रिटन एग्जाम्स, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना, इज इट राइट? सो मैं आपको ये बोलता हूं, बिकॉज जब भी हम इस फील्ड में आते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में यही होता है, मेरा कब फ्लाइंग स्टार्ट हो, राइट? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही होता है। So they get lot of impatient कि यार कुछ भी करके सब्जेक्ट्स निकाल दो, फ्लाइंग स्टार्ट करो, इज इट राइट? बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे हैव हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, तो उनको भी वही सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई फ्लाइंग कहाँ से करवाना, इंडिया से जाना, बहुत सारे लोग फॉरेन से जाना चाहते हैं, तो क्या करना क्या नहीं करना। बट इफ यू विल गो स्टेप बाय स्टेप, you will do the thing in a very optimum way, efficient way, cost efficient also, and you will get the position where you actually want to go। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ में आया, ये सारा ग्राउंड सब्जेक्ट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको कोई नहीं बताता है। फ्लाइंग यहां से करवा देंगे, वहां से करवा देंगे, अब पैसा डालो हम उड़ा देंगे, राइट? सीपीएल तो मिल जाएगा, सीपीएल मिलना वो अपना एम नहीं होना चाहिए, सीपीएल इज अ पार्ट ऑफ दैट, सीपीएल इज मैंडेटरी, बट उससे आगे का जो एम है वो हमारा फाइनल एम होना चाहिए, राइट? सो इफ यू आर एमिंग to get really good marks and you want to study the subject, your passion is to understand this subject, then only join this place. Otherwise, you know, there are so many places around, is it right? You can go anywhere, there is no problem. I want few students who are committed, sincere, devoted to understand the subject with lot of passion and curiosity, is it right? अगर ऐसा है तो ही you will be able to make a great career। समझ में आया? तो ये चीज
जो है उसको हमेशा आप ध्यान में रखना। या आई डोंट से एविएशन इज नॉट अ ग्रेट फील्ड, इट इज अ ग्रेट फील्ड, देयर इज ग्रेट फ्यूचर, वो सब जो बताते हैं वो सही है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ हार्डवर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन, सेक्रीफाइस, तभी जाके कोई भी फील्ड में करियर बनता है। हर एक फील्ड में कंपटीशन है। इट इज ट्रू, एविएशन इज ग्रोइंग एट अ इनॉर्मस पेस, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट मार्केट, सब चीजें सही है, देयर आर बिग ऑर्डर्स, वो सारी चीजें सही है, बट nobody tells you that CPL holders are also growing at a faster rate than the vacancies coming. So competition is increasing. It is less than other fields like medical engineering के हिसाब से तो बहुत ही कम है, but still there is significant competition which is going to increase. तो ये चीजों का आप पहले से अगर ध्यान रखोगे तो you will definitely make a awesome career, correct? So ये हो गए आपके पेपर्स के बारे में। अभी anybody who want to fly from foreign, anybody has a clear cut vision or dream that you want to fly from foreign? Okay, where do you want to fly from? Okay, fine. तो जैसे कि इंडिया में आजकल जो सीपीएल करते हैं तो उसमें से अलग अलग लोग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50% लोग इंडिया से फ्लाइंग करते हैं, 50% लोग अब्रॉड से फ्लाइंग करते हैं। अब्रॉड में मैक्सिमम लोग यूएसए जाते हैं या तो फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। सो इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री तो क्या होगा, तो जैसे इंडिया से फ्लाई करते हो तो आपको मैंने बताया वैसे 6 पेपर्स देने ही है, बट इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री तो आपको टेक्निकल जनरल या टेक्निकल स्पेसिफिक के पेपर्स जो है यू विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट, वो आपको नहीं आएंगे। इज इट राइट? सिमिलरली इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम एनी कंट्री विच इज कॉल्ड एज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आर कॉल्ड एज अ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो जो आरटीआर एग्जाम्स हमने बोला उसका पार्ट 1 भी आप एग्जाम्प्टेड हो, इनके पेपर्स आपको नहीं देने। तो इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम फॉरेन, इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट, तो आपके जो पेपर्स है वो उतने हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इस हिसाब से फॉर एवरीबडी देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर। इफ यू आर नॉट क्लियर तो आप 6 सब्जेक्ट्स देके बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने 6 सब्जेक्ट दिया है तब भी आप बाद में यूएस जाके फ्लाई तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज फॉर योर नॉलेज कि इफ यू आर clear with that you want to fly from say New Zealand or USA or South Africa, then it is not mandatory for you to clear those subjects. समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो ये हो गए आपके ग्राउंड सब्जेक्ट्स। अभी ग्राउंड सब्जेक्ट्स में जो बच्चे और जो पेरेंट्स मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, विच आर एफएक्यूज, आपके भी वो डाउट हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो भी इज ज्वाइनिंग अ ग्राउंड क्लास मैंडेटरी? सो वेरी क्लियर कट थिंग, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आपको यहाँ पे या कोई भी ग्राउंड क्लास में ज्वाइन करना है। आप खुद से प्रिपेयर करके, खुद से स्टडी करके, इफ यू थिंक ऐसी ऐसी जो है सारी किताब आप खुद से स्टडी कर सकते हो तो आप खुद से भी स्टडी करके आप पेपर्स दे सकते हो, कंप्यूटर नंबर दे सकते हो, 6 के 6 पेपर्स आप क्लियर कर सकते हो। बट यू आर ज्वाइनिंग ग्राउंड क्लास टू गेट क्लैरिटी, टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर, तो ये आपका खुद का चॉइस है। सो इफ यू वांट दैट गाइडेंस, या यू वांट अ प्रॉपर गाइडेंस, देन यू कैन जॉइन अ ग्राउंड स्कूल, करेक्ट? सेकंड थिंग, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, व्हिच ग्राउंड स्कूल्स आर डीजीसीए अप्रूव्ड, राइट? सो इट्स अ वेरी बिग मिथ। सो डीजीसीए की साइट पे आप जाओगे तो उन्होंने लिस्ट ऑफ फ्लाइंग स्कूल्स दिया हुआ है कि भाई दिस आर डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल्स, 40 से ज्यादा फ्लाइंग स्कूल आजकल डीजीसीए अप्रूव्ड है। उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स दिया है डीजीसीए अप्रूव्ड, देयर इज नो लिस्ट ऑफ ग्राउंड स्कूल अप्रूव्ड बाय डीजीसीए। तो डीजीसीए का कोई भी ग्राउंड स्कूल के ऊपर कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, बट सम पीपल राइट इट डीजीसीए अप्रूव्ड, ऐसा कुछ अप्रूवल है नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दो, आप डीजीसीए की साइट पे भी होना चाहिए ना भाई, हाँ ये डीजीसीए अप्रूव्ड है। सो ऐसा डीजीसीए अप्रूव्ड, डीजीसीए नॉट अप्रूव्ड जैसा कोई चक्कर ग्राउंड स्कूल में नहीं है। अगर फिर भी आपके ध्यान में कुछ और फैक्ट्स है आप लाके मेरे को दे सकते हो, बराबर है, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट ऐसा कोई डीजीसीए अप्रूव्ड ग्राउंड स्कूल नहीं होता है, राइट? तो ऐसे कोई चीजों में मत आना। सो हाउ टू सिलेक्ट अ गुड ग्राउंड स्कूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके लिए काफी सारा क्वेश्चन होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जाते हैं, हेडेक्स होते हैं, सम पीपल गोस टू इवन दिल्ली, बॉम्बे ऑल्सो, यहाँ पे जाए, वहां पे जाए, कहाँ पे जाए, राइट? तो आप कैसे ग्राउंड स्कूल सिलेक्ट करोगे? चलो आपके हिसाब से हाउ यू सिलेक्ट अ ग्राउंड स्कूल, कि भाई कहाँ से आपको स्टडीज करना चाहिए, हाउ यू थिंक व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं? एनीबॉडी, एनी रैंडम थिंग, एनी रैंडम पैरामीटर इन योर माइंड।
चलो, गुड, one wonderful point. Anybody else? Yes, and correct, pass outs, very good point, correct. क्या results है, right? Anything else? Good mentors, correct, right, yeah. हाँ, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली, हाँ, तो ये सब चीजें होती है। अभी इन चीजों में आप या तो what, so these are correct parameters, you can choose on that, you can rely on that, but don't choose a flying school based on कि भाई हम लोग यहाँ से इस कंट्री से मुझे फ्लाइंग करना है। बहुत सारे लोग इस चीजों में बहुत आते हैं कि भाई ये लोग XYZ जगह से फ्लाइंग करवाते हैं, वो सेकेंडरी चीज है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे प्रोवाइड द टीचिंग, you like their teaching, you like their approach, you like the mentorship, okay, student to instructor ratio क्या है, उनका results क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी चाहिए। some people see fancy simulators and all that things, okay, तो जैसे ग्राउंड स्कूल होती है, तो ग्राउंड स्कूल के अंदर आपको जो पढ़ाई करनी है वो ऐसे 6 सब्जेक्ट्स की बहुत सारी किताब है। जैसे मैंने एक सैंपल के लिए आपको बताया, ऐसे 6 के 6 सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक छोड़ दो, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स, तो यू हैव टू स्टडी दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। तो आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपको सही अंडरस्टैंडिंग इस चीज के अंदर मिले, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। इट इज नॉट अ वीडियो गेम पार्लर where you will play on the simulators and all that. We have simulators, we have a simulator wonderfully available over here, जिसके ऊपर हम लोग उनको फंडास क्लियर करवाते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करवाने के लिए यूज करते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड द फ्लाइंग पार्ट बेटर। जैसे एयरक्राफ्ट स्टॉल होता है तो वो कैसे होता है, तो उसको विजुअलाइज करना है, तो वी कैन शो इट ऑन दिस, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बट डोंट टेक इट एज अ यू नो गेम काइंड ऑफ अ थिंग, और जो जहां पे सबसे फैंसी चीजें आपको मिले। सो देयर आर प्लेसेस you will find very fancy, there are places very active on social media, we are not among them, so if you are interested into those things, don't choose it here. some institutes you will find कि जहां पे जैसे बच्चे 12th पास किड्स है, राइट, जो यहाँ पे ग्राउंड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए आते हैं, you will find people sitting in the uniforms and all that thing. So guys, in ground school wearing uniforms is never required, it will only come when you will commence your flying. कोई अच्छी ग्राउंड स्कूल में ये सब नहीं है, तो इफ यू विल गो इनटू दैट यू विल फाइंड फैंसी थिंग, एवरीथिंग, एरोप्लेन थीम, सब कुछ मिलेगा, वेरी मच पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया मिलेगा, बट यू हैव टू सी वेदर इट विल गिव यू अ गुड टीचिंग और नॉट, वही चीज काम की होती है। दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास रिजल्ट्स होंगे, बट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन बैंक अप्रोच, ठीक है, आपको बहुत सारी क्वेश्चन बैंक देंगे, उनके पास ऐसे सोर्सेस होते हैं कि भाई डीजीसीए में ए वाले क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं, एंड दे विल गिव यू क्वेश्चन बैंक, आपको रटा देते हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, सो नेवर एंटर इनटू दैट थिंग, क्योंकि वो आप रट के क्लियर कर सकते हो। जस्ट लाइक आप कॉलेज ग्रेजुएशन कैसे भी कर लेते हो, अच्छे से भी करते हो, या हम सबको पता है, इज इट राइट, बट जॉब किसको मिलता है, करियर कौन बनाता है, तो आप यहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज नॉट इवन अर्न्ड बाय यू, अर्न्ड बाय योर पेरेंट्स, इज इट राइट। तो अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपरली स्टडी करोगे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, हाँ, इफ देयर इज समबडी हुज पेरेंट्स आर सम मिनिस्टर्स और समथिंग, उनको पता है भाई ये जॉब मेरे को मिली जाने वाली है, आई हैव सम जुगाड़ वुगाड़ समथिंग, so they can do anything. For them this may not be a correct place also, okay, but if you are very clear कि नहीं मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से ये सब चीजें स्टडी करके आई वांट टू गेट अ प्रॉपर जॉब एट द राइट टाइम, जब मेरा सीपीएल खत्म हो तब मुझे अच्छी जॉब तुरंत मिल जाए, सो यू नीड टू स्टडी। तो ये सारी चीजों में conceptual clarity is very important, correct? What to study in the ground subjects, तो या अगेन आप सब जगह पे जैसे अलग अलग लोगों से मिलोगे, ऑनलाइन जाओगे, ऑफलाइन जाओगे, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज टू यू, बट व्हाट लिटिल आई कैन कंट्रीब्यूट इनटू दैट इज कि बहुत सब जगह पे आपको पैम्पलेट्स मिलेंगे, इतना पैम्पलेट ये कर लो, आईएमपी कर लो। आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू स्टडी फ्रॉम द डीजीसी अप्रूव्ड बुक्स आर डीजीसी अप्रूव्ड। जैसे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक सैंपल किताब रखी है, इसके ऊपर लिखा ही है, देखो यहाँ पे लिखा है डीजीसी अप्रूव्ड, करेक्ट, सो दैट इज लाइक अ टेक्स्ट बुक, समझ में आया? तो समवेयर यू विल गेट द फैंसी मटेरियल जो बताएंगे, हाँ भाई इसी में से आ जाएंगे एंड ऑल दैट, छोटा सा मटेरियल होगा,
बट इट विल नॉट, वो उसी के ऊपर बेस होगा कि इस एग्जाम में इसमें से कुछ आईएमपी आ जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, बट इट विल नॉट गिव यू इन डेप्थ क्लियर कट नॉलेज। आगे जाके वो सारी चीजें काम में आने वाली है। तो इसलिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी प्लेस और इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग, देन ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द डीजीसी अप्रूव्ड बुक्स, वो आप पढ़ो। हाँ, साथ में किसी और मटेरियल आपको अच्छा लगता है सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, बट डीजीसी अप्रूव्ड बुक्स हमेशा हर एक सब्जेक्ट में अवेलेबल है। ऑलवेज फॉलो दैट, अंडरस्टूड? सो वी ऑलवेज एडवाइज आवर किड्स टू स्टडी फ्रॉम द डीजीसी अप्रूव्ड बुक्स। वो थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा ये होता है, बट वो आपके लिए आगे बहुत काम में आने वाला है, तो इसलिए वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी मेक इट, जैसे बहुत सारी चीजें फैक्चुअल होती है, हम लोग उसको स्टोरी टेलिंग करके उसको इजीली याद हो जाए, वो सब हम करते हैं, बट सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट हम लोग पूरा का पूरा फोकस करते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर अगर मैं फॉरेन से फ्लाइंग करता हूँ या करती हूँ तो फिक्स है, मेरे को कुछ पेपर्स देने ही नहीं है। जैसे टेक्निकल जनरल मैंने एग्जांपल दिया, वो आपको नहीं देना है, तो वो मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सो माय आंसर इज यस एंड नो। सो यस एंड नो, बिकॉज या यू डोंट नीड टू स्टडी लीगली दैट सब्जेक्ट, बिकॉज आपको वो पेपर नहीं देना है, करेक्ट? बट आपको वो पेपर इसलिए नहीं देना है क्योंकि आप जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री में तो वो एग्जाम होगा ही। Is it right? So you go into a foreign country, you stay and do all that expenses in a foreign currency, and at that time you are reading from the ground classes things, and आप वहां पे it take months to clear that papers. So if you want कि हाँ that is okay to you, you can omit it. Okay, so we have both kind of package. We have international package also, and all the classes have, not only me, all the classes have. कि भाई अगर आपको क्लियर है कि you want to fly from foreign, तो आप सिर्फ वो सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। बट दो चीजों में प्रॉब्लम होगा। एक चीज है कि वेन एवर यू आर फ्लाइंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो वहां पे तो वो एग्जाम देनी है। अगर आपने यहाँ से पढ़ाई करके गए हो तो सिर्फ एक दो दिन में पेपर्स दे दो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली, जैसे आप इंडिया में वापस आके सीपीएल करके एयरलाइन एग्जाम दोगे, एयरलाइन एग्जाम में ये सारे पेपर्स आने वाले, सारे सब्जेक्ट्स का एक ही पेपर होगा। इज इट राइट? तो एयरलाइन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ चलो आपने फॉरेन से फ्लाई किया तो आपके पेपर में सिर्फ वही सब्जेक्ट है, वहां पे टेक्निकल जनरल नहीं पूछा, वहां पे आरटीआर का पार्ट 1 नहीं पूछा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो डिसीजन इज योर्स। इफ यू विश कि नहीं मेरा क्लियर है, आई वांट टू फ्लाई फ्रॉम एक्स कंट्री, यू फ्लाई फ्रॉम एक्स कंट्री, इट इज अप टू यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। We will give you that package. You can only take that subjects you want. That is possible from me also and all the ground classes. But आपको इनकी जरूरत तो पड़ेगी। तो मैं तो हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कहीं से भी ग्राउंड स्कूल करो, ये सारे सब्जेक्ट्स की थियोरी आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए। देन ओनली आई एडवाइस पेरेंट्स टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फ्लाइंग स्कूल, अदरवाइज आई डोंट एडवाइस। सो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, तो जो जनरली मैंने काफी सारे डिस्कस कर दिए हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज योर फ्लाइंग ट्रेनिंग। फ्लाइंग ट्रेनिंग में आपको क्या करना होता है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग में डीजीसीए की रिक्वायरमेंट है 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने 6 पेपर्स क्लियर कर दिए हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग कर दी है, तो आपको सीपीआर मिल जाएगा। या तो आपने फॉरेन से फ्लाइंग किया है, तो फॉरेन में हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग, जैसे आप यूएसए में जाते हो तो उनके पास एफए का लाइसेंस है, तो उनके घंटे थोड़े अलग होते हैं। साउथ अफ्रीका में थोड़े अलग हो सकते हैं, न्यूजीलैंड में, हर एक कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। वापस आते हो तो इंडिया में एज पर द रिक्वायरमेंट इट इज 8 आवर 45 मिनट्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, बट मैंने एवरेज लिखा हुआ है 9 घंटे आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका लाइसेंस का कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन यू सेंड द डॉक्यूमेंट्स, तो एक महीने में डीजीसी आपको लाइसेंस दे देते हैं। तो ऐसे भी आप एक कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है सबके माइंड में कि भाई फ्लाइंग कहाँ से करें, क्या करें, इंडिया से करें, अब्रॉड से करें, फ्लाइंग स्कूल कैसे चूज करें, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब वो इनिशियल लेवल पे होते हैं, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दे ओनली हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ फ्लाइंग, जो मैक्सिमम लोगों का होता है कि सर कॉस्ट कितना होगा, करेक्ट? फिर XYZ जो भी जगह है वहां पे कितने एयरक्राफ्ट है और कितने इंस्ट्रक्टर है। बट एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू सी इन अ फ्लाइंग। तो जनरली क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो या बजट इज अ क्राइटेरिया, डेफिनेटली वेदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वेदर यू आर गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड। कुछ जगह ऐसी है, अगर आज मैं बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। इंडिया में ही मैं बात कर लेता हूँ, फॉरेन कंट्री का तो वेदर छोड़ ही दो,
इंडिया में देयर आर प्लेसेस जहां महीने में 4-4 महीने फ्लाइंग नहीं होती बिकॉज ऑफ वेदर ओनली, राइट? तो ऐसे कुछ जगह है, बट जैसे आप मेट्रोलॉजी स्टडी करोगे तो आपका एक फंडा क्लियर हो जाएगा, क्यों होता है, क्या होता है, कहाँ पॉसिबल है, कहाँ नहीं पॉसिबल, आप खुद से भी डिसीजन ले पाओगे। अंडरस्टूड? तो वेदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम ऑफ ट्रेनिंग। जैसे आपको कुछ जगहों पे 8-10 महीने में पूरा फ्लाइंग खत्म हो जाएगा। आई कैन शो यू स्टूडेंट्स who take 3 years to complete flying. I can show you students. Understood? तो there are variety of places. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे फ्लाइंग कितना फास्ट है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वो कितनी है, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है। फिर आता है उनके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या है, वीओआर है, आईएलएस है, रनवे लाइट्स है। आई कैन शो यू एयरफील्ड्स, जो अच्छी अच्छी फ्लाइंग स्कूल्स आपको इंस्टा के रील्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बट वहां पे फ्लाइंग के लिए रात के टाइम में फ्लाइंग के लिए लाइट्स भी नहीं है, लालटेन के ऊपर लैंडिंग होता है। ऐसे भी फ्लाइंग स्कूल्स है। अंडरस्टूड? तो जब फीस देखते हैं तो मैं जनरली, कोई लोग मुझे पूछते भी फ्लाइंग का क्या कॉस्ट होता है, तो मैं बोलता हूँ भाई जैसे आपको इंडिया से फ्लाइंग करना है तो 40+ फ्लाइंग स्कूल्स है, सभी प्राइवेट है, सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो देर आर मिनिमम 45 lakhs से 65 lakhs तक जाता है। सबको लगता है यार 45 lakhs में जो करवाता है वो अच्छा है, लेकिन व्हेन यू विल गो इनटू डिटेल देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दिस। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। तो देन फिर उसका आरटी सेट क्या है, तो उनके पास कहीं जगह पे कंट्रोल होता है, कहीं जगह पे अनकंट्रोल होता है। सो ऑल दैट थिंग्स, उनके पास एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का टावर है नहीं है, ये सारी चीजों का भी इन सब पे बहुत इम्पैक्ट और बहुत सारा लर्निंग होता है। कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसका मेंटेनेंस कैसा है। यू विल फाइंड एट सर्टन प्लेसेस एंड सर्टन एयरक्राफ्ट यू विल फाइंड, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट जहां पे मैक्सिमम क्रैशेस होते हैं, मैक्सिमम लोग उसी में मरते हैं, एंड देयर आर सम प्लेसेस जहां पे ऐसा नहीं होता है। सो देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट, जो आपको नहीं पता है तो सब इक्वल लगता है। जैसे पता चलेगा, जैसे आप टेक्निकल जर्नल पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगा भाई कि एयरक्राफ्ट में कौन सा एयरक्राफ्ट क्यों सेफ है, व्हाई इट इज अ बेटर एयरक्राफ्ट, ओके, व्हाई सो एंड सो एयरक्राफ्ट इज नॉट गुड एयरक्राफ्ट, व्हाट यू हैव टू चेक इनटू ऑल दैट थिंग, वो धीरे धीरे आपका भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगर फॉरेन से अप्लाई करते हो तो एफए लाइसेंस है, यासा लाइसेंस है, कैसा लाइसेंस वो ऑफर करता है। फॉरेन से अप्लाई करते हो तो जैसे कुछ कंट्रीज में वीजा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वीजा का टाइम बहुत चला जाता है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन चूज अ फ्लाइंग स्कूल। सो इवन इफ you may have done a very good research, but I will strongly advise you कि this is not a right time to decide a flying school। तो जैसे इंडिया में ही मैं आपको बात करूं तो 40+ फ्लाइंग स्कूल्स है, पकड़ लो 10 फ्लाइंग स्कूल्स, टॉप 10 पकड़ लो। अभी 2 दिन पहले डीजीसी का रिपोर्ट भी आया, फ्लाइंग स्कूल्स का पूरा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। 10 सबसे बॉटम वाले पकड़ लो, 20 को एवरेज पकड़ लो। उन्होंने ए बी सी ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो जो 10 सबसे अच्छी फ्लाइंग स्कूल है, इट इज डिफिकल्ट टू टेक एडमिशंस देयर, बट जो 10 सबसे घटिया वाली फ्लाइंग स्कूल है, उसमें से आपको मैक्सिमम लोग फोन करेंगे कि अरे आपको चालू करना है, आपने पेपर भी नहीं क्लियर होगा तब भी आप चालू करो, हम फ्लाइंग करवा देंगे। वैसे ए वाला पैकेज में आपको इतने डिस्काउंट में XYZ अमाउंट में दे देंगे, आप 1 लाख पे करके बुक करवा दो। मेरा एडवाइस यही होता है मेरे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से कि जब तक आपके 2-3 पेपर्स क्लियर नहीं होते तब तक आप रिसर्च करो, सब चीजों पे वॉच करो, but don't decide and pay a single penny till that time you will get a lot of clarity। अभी जो आप सोच रहे हो उसमें बहुत सारी चीजों के बदलाव आ सकते हैं, तो that after 2-3 months of your ground class it is a right time to take a call, कहां से फ्लाई करना है उसका फाइनल डिसीजन लेना। सपोज if you are clear like USA, तो USA से भी कहां से फ्लाई करना है, so in USA there is so many flying schools also, so you will be able to take a right call at that time। so उस हिसाब से आप जाओगे, so your decision you will not regret that decision। I will show you so many people every year wasting lakhs of rupees, okay। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखा सकता हूँ सीधा 12th के बाद, जैसे न्यूजीलैंड है, आजकल सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से दे आर सो मेनी एग्रेसिव इन एडवर्टाइजिंग। वो क्या करते हैं पता है, बच्चों को एडवर्टाइज देते हैं कि फ्लाइंग, उनको बोले टेस्ट दे दो तुमको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, समथिंग एंड समथिंग। वो टेस्ट ही ऐसा रखते हैं कि स्कॉलरशिप में मिल ही जाए और वो पास होता है। अरे यू विल बी एन एक्सीलेंट एविएटर, तुमको इस जगह पे हम लोग न्यूजीलैंड में ऐसे फ्लाइंग करवाते हैं। सो यू आर नॉट लाइक दैट बिकॉज यू आर एटलीस्ट पेशेंट इनफ टू कम एंड लिसन। I can show you people going directly to various countries। हमको भी नहीं पता होता है कौन कहां चला गया, बाद में आते हैं।
आने के बाद उनको पता चलता है कि अरे मेरा जो एयरक्राफ्ट पे मैंने फ्लाई किया वो एयरक्राफ्ट ही डीजीसीए से अप्रूव नहीं है। 50-60 लाख रुपए वेस्टेड, वेस्टेड। इवन मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो फ्लाइंग स्कूल डीजीसीए के अप्रूव्ड है ना। आपको एग्जांपल बताऊं, मैं नाम लेके बोलता हूं, गवर्नमेंट की फ्लाइंग स्कूल थी गति। सो दे हैव मेड फ्लाइंग ऑन एन एयरक्राफ्ट जो कि डीजीसीए ने अप्रूव ही नहीं किया था ट्रेनिंग कैटेगरी में। दे हैव मेड फ्लाइंग ऑन अ एयरक्राफ्ट व्हिच इज माइक्रोलाइट, व्हिच इज अ डिफरेंट कैटेगरी। और काफी बच्चों के फिर लाइसेंस डीजीसीए ने नहीं अप्रूव किए, बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इज नॉट अप्रूव्ड एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि डोंट टेक अ डिसीजन इन अ हेस्ट कि हाँ कर लेंगे। अंडरस्टूड? सो इफ यू विल गो इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर प्रोसेस, तो लाइक आप यहां से करो ना करो, बट यू मेक इट इन अ वे दैट यू इन्वेस्ट मनी, यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड यू मेक अ गुड करियर। वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मिटिगेट होना चाहिए। करेक्ट? तो ये सारी चीजें देखने में आपको सब टाइम लगेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज सबका इस फील्ड में बैकग्राउंड नहीं होता है। इज इट राइट? तो वो थोड़ा सा उसको आप टाइम दोगे, यू विल बी एबल टू मेक द थिंग्स इन अ ऑसम वे। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। अभी जैसे फॉरेन से जिन लोगों को फ्लाइंग करने का सोच है, उसके बारे में आप देख रहे हो, तो आई हैव जस्ट मेड अ कंपैरिजन। तो मैक्सिमम लोग, जो लोग फॉरेन जाते हैं, वो या तो यूएसए में जाते हैं, या तो साउथ अफ्रीका, या तो न्यूजीलैंड, या यू कैन टेक अ पिक ऑल्सो इफ यू वांट, यू कैन टेक अ पिक, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इंडिया में से जो लोग फ्लाई करते हैं, ओके, सो इंडिया में देयर आर 6 एग्जाम्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इंडिया में एज ऑफ नाउ देयर आर 40 प्लस फ्लाइंग स्कूल्स जो अप्रूव्ड है, एंड शायद से अगले 6 महीने में इट विल रीच समवेयर बिटवीन 45 to 50, बिकॉज अप्रूवल प्रोसेस में 5-6 तो है, तो वो भी हो जाएगी। कॉस्ट विल बी समवेयर बिटवीन 45 to 65 लाख के बीच में कॉस्ट होती है सबकी, एंड आप 1.25 साल, 2 साल का एवरेज टाइम गिन सकते हो, बट इट विल वेरी। कुछ वर्स्ट स्कूल्स को मैंने नहीं कंसिडर किया, अच्छे का कंसिडर किया, बाकी आपको उससे ज्यादा भी लग सकता है। इफ यू वांट टू गो टू यूएसए, तो इंडिया में मैंने आगे बताया वैसे 4 एग्जाम्स आपको देनी है। यूएसए में जाओगे, वहां पे 3 पेपर्स देना है। इन यूएसए पेपर्स आर वेरी इजी। उनके लगभग आप देखो तो पेपर्स में 600 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक ही है, वही सालों से चल रही है। एग्जाम में उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। तो यूएस में पेपर क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो वो 3 पेपर्स इजी है, देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट। 10-12 महीने के अंदर तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये भी मैंने हायर साइड पे लिखा है। आई कैन शो यू स्टूडेंट्स जो 8-9 महीने में कंप्लीट करके वापस भी आ जाते हैं, 6 मंथ में भी कंप्लीट कर लेते हैं। बट थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम दिया है कि भाई अगर एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा, इतने में तो हो ही जाएगा। 65 लाख के आजू बाजू का एक्सपेंस आएगा। आफ्टर दैट आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो इफ यू हैव ग्रेट बजट, तो यूएसए कौन लोग प्रीफर करते हैं? सो इफ यू वांट द बेस्ट फ्लाइंग क्वालिटी, ओके, हाईएस्ट, सबसे अच्छे से अच्छी फ्लाइंग क्वालिटी, तो यूएस इज अ कंट्री, उससे अच्छी फ्लाइंग क्वालिटी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने ही दुनिया को फ्लाइंग करना सिखाया। बोइंग, सेस्ना सब यूएस में बनते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैं सबकी सिमिलरिटी आपको बता दूं, डिफरेंस बता दूं कि व्हाट इज सिमिलरिटी टू फ्लाई फ्रॉम एनी कंट्री। तो सिमिलरिटी इज दैट कि आप कहीं से भी फ्लाइंग करोगे, लाइसेंस तो आपका सेम ही आएगा। इज इट राइट? लाइसेंस पे कोई यूएसए से फ्लाई किया तो सोने का लाइसेंस नहीं आएगा, इन अ लेमेन्स टर्म। इज इट राइट? तो लाइसेंस विल बी सेम, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग सेम क्या है, जैसे आप गाड़ी सीखने जा रहे हो, ओके, कार ड्राइविंग वाले मानो वैगनआर पे आपको गाड़ी सिखा रहे हैं, तो वैगनआर ही रहेगी। इंडिया से फ्लाई करोगे, यूएसए से फ्लाई करोगे, न्यूजीलैंड से, या कहीं से भी, फ्रॉम एनी 196 कंट्रीज, सो सेम एयरक्राफ्ट विल बी देयर। एयरक्राफ्ट कोई बदलेगा नहीं। इज इट राइट? तो वो भी सेम है। जैसे मान लो यहाँ इंडिया में गाड़ी सीखने जा रहे हो, तो हमारे तो रोड भी खराब है, ट्रैफिक है, ऐसा सोच लो। फॉरेन में ये सब नहीं है। यहाँ पे तो एक बार टेक ऑफ कर लिया, नीचे सब सेम ही है, वो भी सेम ही है। इज इट राइट? तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी सिमिलर। डिफरेंस क्या होता है? सो डिफरेंस इज द क्वालिटी of the instructors in USA far superior, their training syllabus far superior। वहां पे आप अलग अलग बहुत सारी एयर स्पेसिस में आपको एक्सपोजर्स मिलेगा, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है। यू विल अंडरस्टैंड ओवर टाइम जो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। तो इन लेमेन्स टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो कैसी चीज है
कि जैसे आप 10th 12th आपने किया है, अब सरकारी स्कूल से भी पढ़ सकते थे, आपको पता ही है, राइट? और आपके सिटी की सबसे महंगी स्कूल्स में से भी पढ़ सकते हैं, मार्कशीट विल बी सेम, इज इट राइट? बट यू पे फॉर द फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, the quality of teachers, exposure, many other extracurricular activities, so many things. Similarly, you choose to go at certain place because of you want certain things. It is like that. It is not mandatory कि आपको यहाँ पे जाना, आपको लाइसेंस तो सेम ही मिलने वाला है, but यार it makes a difference for yourself as per your own choice. So हर एक के लिए, so that it's not like this is good and this bad. Everybody has different thing good for themselves, right? किसी का प्रायोरिटी बजट हो सकता है, किसी का प्रायोरिटी कुछ और हो सकता है, किसी का प्रायोरिटी टाइमिंग हो सकता है, आई वांट टू मेक इट अर्लीस्ट. So for everybody it is like comparing apple and oranges, so these things are different, you can't just compare it. Everybody will have their own choices, correct? तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन, अपना बेस्ट ढूंढो. I will help you in choosing your best, but decision will be yours. हर एक का बेस्ट अलग होगा, is it right? साउथ अफ्रीका से फ्लाई करना है तो जैसे हमने वो देखा, इट्स कॉमनवेल्थ कंट्री. साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में आपको 3 एग्जाम्स और आरटीआर का एक पार्ट, तो 3+1 देना है. इन साउथ अफ्रीका दे हैव 19 एग्जाम्स. देखो इन कंट्रीज में सीखना वही होता है, कोई अलग नहीं है, ये जो 6 सब्जेक्ट है वही है. जैसे मैंने बोला नेविगेशन में हमारे यहाँ 3-4 पार्ट्स है, तो उन लोगों ने उनका अलग अलग पेपर बना के दिया है. किसी कंट्री में कम एग्जाम्स है, उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक कंपोजिट पेपर बनाया है. फ्लाइंग में जो सीखना है वो सेम ही है. सो in South Africa it is 19 exams, so it doesn't mean it's something extra you have to study. वहां पे टाइम 1-1.25 साल जितना टाइम आपका लग जाएगा, 50-55 लाख खर्चा हो जाएगा आपका. सो इफ यू हैव अ बजट इश्यू, साउथ अफ्रीका किसको जाना चाहिए? तो फॉर दोज पीपल जिनके लिए कॉस्ट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर. इफ यू वांट टू सेव मनी देन इंडिया एंड स्टिल यू वांट टू गेट अ बेटर फ्लाइंग क्वालिटी, तो या इंडिया से भी अच्छी फ्लाइंग क्वालिटी एट इंडिया से कम प्राइजेस. बट कम, इतनी कम इसलिए नहीं रहते बिकॉज आपको वीजा, इंश्योरेंस, आपके कन्वर्जन, ये सब कॉस्ट हो जाता है, बट फिर भी आप 5 से 8 लाख तो बचा ही लोगे. यू कैन सेव अप टू 8 lakhs इफ यू वांट टू, इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सो दैट इज द रीजन. डिसीजन इज योर्स. किसी के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है, किसी के लिए वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती. वो सोचे मैं इतने अमाउंट के लिए क्यों वहां तक जाऊं, आई कैन डू इट हियर आल्सो. सो वो हर एक के लिए सब्जेक्टिव है, अंडरस्टूड. So for that, you can consider South Africa. New Zealand, again, it's an expensive country. If you have great budget, want to get a great flying experience, New Zealand is also a very good thing. तो आपका 3+1 एग्जाम हो गया. न्यूजीलैंड में 14 एग्जाम्स आपके होते हैं, 1-1.25 साल का वक्त लगता है आपका, 70 to 75 lakhs का आपका एक्सपेंस आता है. One more thing which is good in New Zealand is the visa process, which is not there in US. आपको पता है अभी ट्रम्प के टाइम में यूएसए की क्या सिनेरियो है, हम सबको पता है क्या क्या चल रहा है, इज इट राइट? सो दैट इज व्हाई पीपल आल्सो चूज न्यूजीलैंड. जस्ट लाइक यूएसए फ्लाइंग क्वालिटी यू विल गेट देयर एंड नो वीजा एंड अदर प्रॉब्लम्स. तो आपके लिए आप न्यूजीलैंड का भी इफ यू वांट यू कैन थिंक इट दैट वे, राइट? तो दीज आर मेन कंट्रीज जहां पे लोग जाते हैं, बट देयर आर सम अदर कंट्रीज आल्सो. सो I don't advise those countries because वहां पे कुछ इतना एडवांटेज नहीं है, तो मैं नहीं एडवाइस करता हूँ. If you have any particular doubts, so आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, किसी पर्टिकुलर आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस है, so I advise you for that also. Okay, तो ये हो गया आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग. फ्लाइंग ट्रेनिंग का मुझे लगता है मोस्ट ऑफ चीजें मैंने डिस्कस कर लिए है. जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैन आई स्टार्ट माय फ्लाइंग ट्रेनिंग बिफोर पेपर्स, ये बहुत से लोग मुझे पूछते हैं. तो यस एंड नो आंसर इज लीगली यू कैन स्टार्ट. बराबर है, आप लीगली स्टार्ट कर सकते हो, आप पूरा फ्लाइंग ट्रेनिंग कर सकते हो पेपर्स बिना क्लियर किए. योर मनी आप पे करके फ्लाई कर लो, बट एडवाइजेबल नहीं है. सो एडवाइजेबल इज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग यू डू दिस वे. व्हाट इज द राइट टाइम टू चूज अ फ्लाइंग स्कूल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव एनी विश टू फ्लाई फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो आपको वीजा सब काफी सारे प्रोसेसेस होंगे, तो एटलीस्ट 2-3 पेपर्स क्लियर हो जाए तब तक आप फाइनलाइज करके बाकी का कर दो, तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा एंड यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया, तो इवन आपके 6 के 6 पेपर्स क्लियर किए उसके बाद भी आप फाइनल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बिकॉज इंडिया में और कोई ऐसे वीजा और ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है. तो लाइक, बट एटलीस्ट दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू चूज अ फ्लाइंग स्कूल जब तक आपने 3 पेपर्स क्लियर नहीं किए. 2 या 3 पेपर क्लियर करने के बाद आप फ्लाइंग स्कूल का डिसीजन लेते हो, तो दैट मे बी अ करेक्ट टाइम टू डिसाइड अ फ्लाइंग स्कूल. फ्लाइंग कहां पे बेटर है?
सो फ्लाइंग में जैसे मैंने बताया बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट ऑन अ केस बाय केस बेसिस व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट इज योर बजट, आई कैन गिव यू सेपरेट गाइडेंस। तो मैं हर एक पेरेंट से उस हिसाब से काउंसलिंग करता हूँ। व्हेन टाइम कम्स वी विल डेफिनेटली एडवाइज यू अबाउट ऑल दैट थिंग्स। सो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन्स चॉइस टू चॉइस। जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से अच्छी मिलेगी, तो हाँ ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि आप मैं आपको एक्स कंट्री से फ्लाइंग करवा दूंगा तो वो हो सकता है, बट जॉब तो आपको इंडिया में ही आके करनी पड़ेगी फॉर इनिशियल 1500 आवर्स। इट इज अ फैक्ट, नोबडी टेल्स यू। आप यूएसए से जाके फ्लाई करो, न्यूजीलैंड से करो, साउथ अफ्रीका से करो, एनी अदर कंट्री, 196 कंट्रीज, करेक्ट। तो वो कंट्री में आप जाके फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हो, उसका वो वीजा देते हैं। यू शो मी अ केस जो वहां इंडियन सिटीजन है, वहां पे गए, वीजा लेके फ्लाइंग ट्रेनिंग किया एंड वहां पे डायरेक्टली उसको एयरलाइन में जॉब लग गई। इट नेवर हैपेंस, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। सो नेवर कम इनटू दैट काइंड ऑफ अ ट्रैप कि हाँ मैं वहां से फ्लाइंग करूंगा या करूंगी, मेरे को वहां पे जॉब लगेगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यूएसए में एक चीज ऐसी है कि वहां पे एक ऐसा भी क्लोज है कि आपको एयरलाइन में नहीं, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं इंस्ट्रक्टर के जॉब का ऑफर देते हैं वहां पे एज अ इंस्ट्रक्टर इन द फ्लाइंग स्कूल। बराबर है, वो भी पर्टिकुलर आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने घंटे के लिए आपको मिलेगा, बट वो क्या करते हैं कि आपका फ्लाइंग का फीस ही 30-40% बढ़ा देते, तो उसी में से फिर आपका मोस्ट ऑफ पैसा बाद में वापस आता है। तो इट इज नॉट अ रियल गुड डील जहां पे आपको कोई अच्छा आरओआई मिल रहा है। तो एंड एयरलाइन जॉब तो आप कहीं नहीं कर पाते हो, अंडरस्टूड। सो आपको सीपीएल करके वापस आके एफए का सीपीएल यहाँ पे कन्वर्ट करके 1500 घंटे तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। 1500 घंटे के बाद once you have ATPL then you can say license or gateway of the world, आप कहीं पे भी जाओ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। उसके बाद आप you can go and settle into the country of your choice. So never enter into that particular myth. प्राइजेस हर एक कंट्रीज का डिफरेंट है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो प्राइजेस आर डिफरेंट बिकॉज हर एक कंट्रीज के फ्यूल कॉस्ट अलग है, टैक्सेशन अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है, तो उसकी वजह से प्राइजेस आर डिफरेंट। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना लगता है, तो मैंने बोला 9 घंटे का आपका फ्लाइंग है, 8.25-9 घंटे का रिक्वायरमेंट है, 9 घंटे पकड़ लो, तो 9 घंटे का है, 15 दिन का प्रोसेस होता है इंडिया में, और आपको उसका कॉस्ट आता है 3.25 से 3.25 लाख का आता है, लेकिन फिर भी 4 लाख आप पकड़ लो कि भाई अगर बढ़ भी जाए तो उतना बजट थोड़ा एक्स्ट्रा रखना अच्छा है, बट उससे तो ज्यादा नहीं आ सकता है, अंडरस्टूड। तो उतने में हो जाता है। सो कैन आई ज्वाइन एयरलाइन अब्रॉड, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, नहीं हो सकता है फॉर 1500 आवर्स, उसके बाद आप कर सकते हो, उस तब तक आप नहीं कर सकते हो। फंड्स कैसे अरेंज करें, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लाइंग का जो फंड्स है उसमें आप जो भी फ्लाइंग स्कूल्स में जाओगे तो आपका लोन हो जाता है, लोन में आपको कोई एजुकेशन लोन नहीं मिल जाता है, ओके। आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन मिल सकता है, राइट, और उसमें 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट होता है, अदरवाइज द लोन्स आर नॉट पॉसिबल। तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग रख के आप लोन्स ले सकते हो। Then coming to near the end of the seminar, cadet and conventional. So क्या होता है cadet and conventional program? Anybody knows about cadet? Yeah, Afia, please tell. In cadet program, the airline itself trains us to. Correct. Yeah, wonderful. Yeah, तो इंडिया में जो एयरलाइंस है, राइट, तो उसके अंदर एक टाइप का प्रोग्राम चलता है। किन लोगों को कैडेट प्रोग्राम का नहीं पता है? अच्छा, बाकी सबको पता है? ओके, नहीं पता है, ओके, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें ऐसा होता है कि जैसे एयरलाइंस है तो आप एयरलाइन जॉब दो हिसाब से लिख सकते हो। एक हिसाब से जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल, तो जैसे मैंने बताया आपने अपने चॉइस से ग्राउंड स्कूल किया, फिर आपने फ्लाइंग किया, सीपीएल किया, उसके बाद आपने एयरलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया, सिलेक्ट हुए, जॉब मिला, दैट इज वन वे टू डू दिस। अनदर वे इज कॉल्ड एज अ कैडेट वे। कैडेट में कैसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, स्पाइस जेट हो गई, इन तीन के कैडेट प्रोग्राम चल रहा है। अकाशा इज गोइंग टू स्टार्ट अ कैडेट प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, ओके। उनकी फ्लाइंग स्कूल कौन सी है वो भी उन्होंने मोस्टली फाइनलाइज कर दी है, तो वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सारी जो एयरलाइन है वो लोग क्या करते हैं कि वो जैसे आप 12th के बाद उनका एंट्रेंस एग्जाम दे देते हो, एंट्रेंस एग्जाम लेके आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो, फिर वही आपको सारा ट्रेनिंग करवाते हैं, राइट। वो आपको ग्राउंड क्लास भी देते हैं, वही लोग आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग भी देते हैं,
उसके बाद टाइप रेटिंग जो आता है वो भी वही लोग करवाते हैं, और देन यू विल वर्क एज अ फर्स्ट ऑफिसर इन दैट एयरलाइन। आप डायरेक्टली फिर आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है बट लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिल गया होता है पहले से। सो वो एक रूट होता है, उसे बोलते हैं कैडेट। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि कैडेट में जाना चाहिए, कन्वेंशन में जाना चाहिए। तो मैंने आपको, सो अगेन दिस क्वेश्चंस आर वेरी सब्जेक्टिव, उसका कोई एकदम ऐसा नहीं है कि दिस ओनली करेक्ट वे, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो आई हैव मेड अ फुल कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशन एंड कैडेट, जिसके बेस पे आप अपने लिए डिसाइड कर सको कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो कन्वेंशनल 16 से स्टार्ट होता है, या इफ यू एनीबॉडी वांट टू टेक अ पिक यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। कैडेट जो है उसका जो एज है वो 18 से स्टार्ट होता है। तो आप अगर 12th के बाद 17 के हो तो आपका एक साल तो वैसे ही वेस्ट होता है कैडेट में, अंडरस्टूड। तो 18 से स्टार्ट होता है, 18 टू 40 इंडिगो का है। इंडिगो के 7 से 8 अलग जगह पे टाइप है, कुछ जगह पे 35 भी है, मैक्सिमम एज इज 40, दे आर अलाउड। एयर इंडिया हैज 18 टू 30, राइट, तो ये उसका एज का ग्रुप हो गया। कन्वेंशन में कोई भी आपके 12th के मार्क्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कन्वेंशन कर सकते हो। कन्वेंशन में डीजीसी रिक्वायरमेंट इज ओनली 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स, आपने पासिंग मार्क पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ यू वांट टू गो इन कैडेट, तो इंडिगो एंड एयर इंडिया दोनों के क्राइटेरिया क्या है? तो इंडिगो से 51 प्लस मार्क्स इन इंडिविजुअली मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, अंडरस्टूड। तो इस सभी सब्जेक्ट्स में आपके 51 प्लस मार्क्स होने चाहिए। एक भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, चाहे परसेंटेज आपके ज्यादा है, तो भी वो नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअल आपके जो मार्क्स है वो इतने होने चाहिए। सिमिलरली एयर इंडिया वांट 60% प्लस इन ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। तो इस हिसाब से if some people want to go directly into some foreign airline, तो उसमें हर एक के अलग अलग क्राइटेरिया। आई जस्ट हैव मेंशन्ड द हाईएस्ट फ्लाई दुबई का 70% तक का भी क्राइटेरिया है, तो वो अलग अलग है। कन्वेंशनल इज द चीपेस्ट वे टू गो। इफ यू हैव अ बजट इश्यू तो कन्वेंशनल इज द बेस्ट फॉर यू। 60 लाख से 90 लाख में वही सारी चीज आप खुद से कर लोगे विद योर चॉइस ऑफ ग्राउंड स्कूल, योर चॉइस ऑफ फ्लाइंग स्कूल, योर चॉइस ऑफ टाइप रेटिंग। आपका सब कुछ मिला के 60 टू 90 लाख में सब कुछ हो जाएगा। इफ यू गो इनटू कैडेट, तो कैडेट में कॉस्ट अलग अलग होती है। वो 1 CR से 1.6 CR के बीच की कॉस्ट अलग अलग जगह पे आती है। और जैसे इंडिगो है, तो इंडिगो के 7-8 अलग अलग जगह पे कैडेट प्रोग्राम है, हर एक का कॉस्ट अलग अलग। आप चाइम से करोगे तो अलग कॉस्ट होगा, सीए से करोगे तो अलग कॉस्ट होगा, इनसाइड से करोगे तो अलग कॉस्ट होगा, स्काईबॉर्न से करोगे तो अलग, मतलब 7-8 अलग अलग जगह पे हर एक का कॉस्ट अलग अलग है। एयर इंडिया का एक अभी फ्लाइंग स्कूल जो इंडिया में वो लोग स्टार्ट करे, वो अमरावती में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। उसका 1.2 CR है, डूइंग द सेम थिंग। एंड जो फॉरेन से वो करवाते हैं, तो यूएसए से उनके 2 फ्लाइंग स्कूल्स है, वहां से वो करवाते हैं, तो वहां पे 1.6 CR का जाता है कॉस्ट। सो कॉस्ट इन कैडेट प्रोग्राम आप 30 टू 40 लाख ज्यादा लगेगा, दैट इज फिक्स। सो इफ यू, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू पे 30-40 लाख रुपीज मोर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर कैडेट प्रोग्राम। यहाँ पे आप सीपीएल और ये सब कुछ कर लेते हो। तो इन कन्वेंशन यू हैव योर बजट, योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर कंट्रोल, कि भाई आपको क्या करना है, कहां पे ग्राउंड क्लास करना है, कहां पे फ्लाइंग करना है, कहां पे टाइप रेटिंग करना है, सब कुछ आपके ऊपर है। यहाँ पे बेनिफिट है कि आपको डे 1 से जॉब गारंटी जैसा कुछ है, बट देयर इज नो जॉब गारंटी, वो लिखा ही होता है। इट इज कॉल्ड एज एन LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, कि हम आपको ये देना चाहते हैं सब्जेक्ट टू यू मीट द क्राइटेरिया। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई आपके जो पेपर्स है, वो कोई भी पेपर, एक भी सिंगल पेपर आपके 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो आप कैडेट से निकाल दिए जाओगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज है, तो वो सब क्राइटेरिया भी है। तो सब्जेक्ट टू यू मिटिगेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक हर एक बच्चा हर एक चीज कुछ स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं भी लर्न कर लेता है, लेकिन वो लर्न कर लेते हैं, तो बाद में वो कन्वेंशन में जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। बट कैडेट में ये चीजें होती है। यहाँ पे डीजीसी अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं होता। यहाँ पे मैंने बताया वैसे 2 अटेम्प्ट का लिमिट सभी एयरलाइन में होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस लेवल है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस लेवल है। आप कैडेट में जो भी परफॉर्म करोगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो दे विल शूट यू मेल्स, देयर ऑफिसर्स विल टेक एक्शंस, आपको वार्निंग दे देंगे, हम लोग आपको कैडेट से निकाल देंगे, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहाँ पे सीपीएल इज फास्टर, तो आप 1.5 साल में भी कर सकते हो। 6 महीना ग्राउंड क्लास पकड़ लो, 1 साल का सीपीएल पकड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में तो कर ही लोगे आप। वहां पे उनकी बैचेस होती है, उस बैचेस के हिसाब से आपको भेजेंगे। आपका ग्राउंड क्लास हुआ, फिर उनके पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो तब फ्लाइंग स्टार्ट करवाएंगे। फ्लाइंग भी अपने पेस पे चलेगी। उसके बाद टाइप रेटिंग के लिए भी आपको बीच में काफी वेटिंग पीरियड्स और ये सब होगा। तो
3 साल पकड़ के चल सकते हो, 2.5 से 3 साल तो मिनिमम पूरे प्रोग्राम में लगेगा। लेकिन दूसरे वे से आप सोचो तो ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे आपने कन्वेंशनली सीपीएल किया तो उसके बाद आप एयरलाइन एग्जाम के लिए भी तो प्रिपेयर करोगे, तो 6 महीने 1 साल ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि डीजीसीए के लाइसेंस अभी हाथ में नहीं आया तब भी एयरलाइन जॉब है। आई कैन शो यू स्टूडेंट। तो डीजीसीए में कैसा होता है, आपने सारी चीजें कंप्लीट की, आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, तो डीजीसीए एक चीज बोलते हैं जिसे हम लोग टिकट बोलते हैं, आपको सिर्फ टिकट दिए होता है, उस टिकट के बेस पे आप एयरलाइन एग्जाम दे सकते हो। बट वो टिकट में से लाइसेंस बन के आने में टेक सम टाइम, वो उनकी प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट की प्रोसेस में टाइम लगता है। उस टाइम के अंदर ही एयरलाइन एग्जाम क्लियर है एंड आपको सीधा जॉब भी मिल गया। लाइसेंस आने से पहले जॉब आए, ऐसे भी बच्चे होते हैं, बट हर एक का केस अलग अलग होता है। तो इसके हिसाब से इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना टाइम कैसे लगता है। यहाँ पे आपको फ्लाइंग स्कूल सिलेक्शन का चॉइस है, यहाँ पे एयरलाइन जो देगा वही फ्लाइंग स्कूल में जाना है, वो जैसा भी होगा यू हैव टू बेयर विद दैट। तो ये सारी चीजें। तो जनरली कैडेट एंड कन्वेंशनल दिस आर टू सेपरेट रूट्स। कैडेट इन शॉर्ट व्हाट आई कैन सम अप इज कि कैडेट is not a job guarantee, but yeah, you have a letter of intent जिसमें you have very bright chances to get into that airline, but it comes with a cost 30-40 lakhs. If you want to spend more, you may spend more. What is my advice to you? तो मैं कैसे एडवाइस करता हूं, तो मैं इनिशियली आई कांट एडवाइज यू, आई एडवाइज यू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। बट इन अ थंब रूल अगर आपको चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो मेरा थंब रूल ये होता है कि भाई अगर आपके बच्चों के मार्क्स 80 से अबव है, 90 छोड़ दो, बट 80 से अबव है, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। यू आर ब्राइट इनफ टू गेट अ जॉब इवन विद द कन्वेंशन, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बट योर एवरेज स्कोर्स आर नॉट इवन 80, राइट? तो उन बच्चों के पेरेंट्स को आई कैन एडवाइस कि या यू कैन सिक्योर इट विद द कैडेट प्रोग्राम। आजकल जो लोग कैडेट में जाते हैं तो कैसा होता है, 12th के बाद 17 इयर्स के बच्चे होते हैं, तो 1 साल वैसे वेस्ट होने वाला है। तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि भाई 80% पीपल गोइंग इनटू कैडेट प्रोग्राम, व्हाट दे डू इज कि दे क्लियर ऑल देयर पेपर्स फर्स्ट। तो ये प्रॉब्लम तो चला गया, 2 अटेम्प्ट वाला टेंशन ही नहीं है आगे जाके, तो आपको निकालने का चांस चला गया। एक बार आपके पेपर्स क्लियर कर दिए, उसके बाद आप कैडेट में जाओ, ऐसे 80%, 20% ऐसे भी वो डायरेक्टली कैडेट में जाते हैं, उसके बाद वो करते हैं, ऐसे भी होते हैं। सो लाइक एवरीबॉडी कैन टेक देयर ओन कॉल कि आपको क्या करना है, विच इज बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट सीपीएल, राइट? सो ये हो गया आपका कंप्लीट सीपीएल का पूरा डिस्कशन हो गया। लास्ट पार्ट कमिंग टू द ओवरऑल एयरलाइन जॉब्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन some few minutes, and then I will take the question answers. So like what is the opportunity of getting jobs in aviation? उसके लिए आपके लिए क्या चांसेस है? तो whether pilot jobs are coming or not, तो सब बोल तो रहे भाई pilot jobs are coming. Now I have made this chart, to be very honest, एक few months back का है, थोड़े महीने इसको हो गए, तो नंबर्स में एक दो चेंज हो गए, बट इट्स अ few months back चार्ट। तो जैसे मैंने कुछ महीनों पहले जो बनाया है, तो उसमें इंडिगो के पास उस टाइम में 433 एयरक्राफ्ट इन सर्विस थे। अभी उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं जो बुक करके, वी हैव बुक द एयरक्राफ्ट, आप बना के मुझे भेजते जाओ। तो 922 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। सो इफ दिस एयरक्राफ्ट्स आर देयर, उससे डबल से ज्यादा आ रहे हैं, तो जॉब्स तो आ ही रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? सिमिलरली एयर इंडिया के पास 304 एयरक्राफ्ट थे, तब उसने ऑर्डर दिया और 514 एयरक्राफ्ट का। यू कैन वेरीफाई दिस नंबर ऑन नेट ऑल्सो, करेक्ट? अभी ये हो सकता है कि भाई इन 922 में से अभी आप देखो तो 4-5 एयरक्राफ्ट आ गए हैं, तो 5 यहां बढ़ गए, 5 कम हुए, ऐसा कुछ हो सकता है, बट नॉट अ बिग डिफरेंस, करेक्ट? अकाशा के पास 30 एयरक्राफ्ट थे, उसने ऑर्डर दिया, इट इज 196 एयरक्राफ्ट। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ, ये तो मैंने कुछ बताया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो दिस आर फ्यू सैंपल नंबर्स, राइट? सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड फॉर रेस्ट ऑफ देम, ओके? तो इस हिसाब से if these many new aircrafts are coming in Indian airspace, so jobs are coming. हर एक कंपनी का कुछ अलग अलग पॉलिसी हो सकता है, हर एक एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी अलग है, बट एवरेज हम अगर पकड़ ले तो एक एयरक्राफ्ट पे 14 पायलट्स को कंपनी जॉब देके रखती है। सो ऑन वन एयरक्राफ्ट 14 जॉब्स आर कमिंग, दैट इज एन एवरेज। हम लोग ऑल इंडिया एवरेज को पकड़ के चले तो उतना आप सोच सकते हो। तो दीज मेनी न्यू जॉब्स आर कमिंग इन अ कपल ऑफ इयर्स। So that is why the demand of pilots are there. There is no problem into that. बहुत ही अच्छी सी डिमांड्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से in coming couple of years you are going to invest, and if you have done everything in a nice way, then jobs का इश्यू नहीं आएगा कि भाई जॉब्स नहीं आ रही है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे
नहीं दिख रहा है। अंडरस्टूड। सो ये हो गया आपका जॉब्स के बारे में। जॉब्स के साथ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एयरलाइंस में अगर आप जाते हो, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ इंडिगो। इंडिगो एयर इंडिया जो है उसके नियरली सिमिलर ही है। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे इंडिगो का 60 क्वेश्चन होता है, एयर इंडिया 100 क्वेश्चन देती है, बट इट इज रिटन एग्जामिनेशन। देन उनका एक आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं उसको, एडाप भी बोलते हैं, उसे कंपास या कटी करके भी बोलते हैं, बट उसमें बेसिकली सिमुलेटर और अलग अलग टाइप का आपका मोटर स्किल्स क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, आपका थोड़ा इंग्लिश और कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, रीजनिंग स्किल्स क्या है, ये सारी चीजों का ये लोग असेसमेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एडाप टेस्ट, सिम टेस्ट उसको हम लोग बोल देते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशन। आई हैव केप्ट जेनेरिक टर्म। इंडिगो में आप बोलोगे तो उसको ग्रुप एक्टिविटी, जीए वो बोलते हैं उसको, बट इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। अंडरस्टूड। एंड फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू। सो दिस इज हाउ दे सिलेक्ट द पीपल। तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ एयरलाइन का जो प्रोसेस है मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। सो इस हिसाब से आपको एयरलाइन की जो जॉब होती है तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो होता है। अंडरस्टूड। एंड लास्ट पॉइंट कमिंग द लास्ट स्लाइड, दैट इज यू कैन से द सैलरी ऑफ अ पायलट। कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अगर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो लाइक व्हाट विल बी द आउटकम। तो क्या सैलरीज मिलती है तो जैसे आप वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आप जब सिलेक्ट होंगे तो फर्स्ट थिंग, एयरलाइन विल गिव देयर ओन ट्रेनिंग। ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग दे विल गिव यू स्टाइपेंड। सो इट इज द फर्स्ट थिंग, एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर इट इज नॉट अ सैलरी बट स्टाइपेंड, जो इट विल वेरी बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, जो 50,000 टू 1 लाख के बीच का होता है। आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग यू विल बिकम अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, एंड एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर योर सैलरी विल बी समवेयर बिटवीन 2.5 लाख के आजू बाजू का आप पकड़ लो, इतना आपका सैलरी रहेगा। तो ये आपका पहला सैलरी होगा। दिस आर ग्रॉस सैलरीज, ओके, टैक्स एटसेट्रा विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम दिस आल्सो। फिर आप 1500 घंटे का फ्लाइंग कर देते हो, आपका एटीपीएल का एक लाइसेंस आता है, वो आपका एक बार क्लियर हो जाता है। सो आफ्टर दैट, आफ्टर 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइंग आप एटीपीएल क्लियर हो जाता है, देन यू विल बिकम सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, देन योर सैलरी विल बी समवेयर 4-4.5 लाख का सैलरी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कमांड अपग्रेड। जब आप राइट सीट से लेफ्ट सीट जाते हो, आप एयरलाइन कमांडर या कैप्टन बन जाते हो, तो सैलरी विल अगेन राइज टू, इट विल शूट अप टू 6-7 lakhs। फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हो तो आपका सैलरी बढ़ता जाता है, सीनियर कैप्टन बनते हो, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन बनते हो। तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन में जो नए एयरलाइन में आए हुए पायलट से उसको फ्लाइंग सिखाते हो, उनका चेक्स बैक्स आप लेते हो, तो उसको बोलते हैं लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। फिर आते हैं टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर। तो जो टाइप रेटिंग का जो हम लोग करते हैं वो लोग आपका चेक करते हैं, वो आपका पूरा कोर्स करवाते हैं, तो उसको टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड देन डेजिग्नेटेड एग्जामिनर आप बन सकते हो उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो 12 से 14 लाख। नाउ व्हाट आई हैव मेंशन्ड इज एवरेज सैलरी। You can also get more if you are into, you can say, international route, तो इससे भी बड़ा होता है। What I have shown you is like a normal narrow body aircraft, like Airbus का A320 हो गया, Boeing का 737 हो गया, तो उसका जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है। But suppose wide body aircraft हो गया, like 787 हो गया, A350 या A380 हो गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपने जॉब किया, तो सैलरी विल बी इवन हायर। तो मिनिमम साइड पे जो सैलरीज है वो मैंने यहाँ पे कोट की है, विच इज ऑल्सो नॉट बैड अमाउंट, इट्स अ ग्रेट अमाउंट। तो आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके सामने यू कैन हैव अ रियली गुड करियर प्रोवाइडेड यू गो इन अ राइट वे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा एयरलाइंस का सैलरी हो गया। सो दिस द होल प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाई यू शुड बिकम पायलट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी से लेके, like all aspects we have covered up to the job. Coming to the last point, that is about like some introduction of some Lux Aviation and how we are doing etc. तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लास्ट ब्रीफ में आपको कर देता हूँ। So you must have the brochures and everything also, काफी लोग पहले आके मिले भी होंगे। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, like why you should consider joining Lux Aviation. So like I am available here 6 days a week. तो आपको बहुत अलग अलग जो जगहें है, तो उन सब में कैसा है that there are people who are teaching but who are running the institutes, but they are also doing some other jobs into airlines and all that. तो वो लोग आपके जब डाउट्स हो गए, आपकी जब एग्जाम्स हो गए, तो अवेलेबल ना हो ऐसे चांसेस बहुत सारे होते हैं।
whereas I am available here 6 days a week. That is my cabin. I am sitting there, I am working there for the students and all that. तो जब भी आपके बच्चों का कोई भी क्वेरी होगा, डाउट्स होगा, उनकी एग्जाम्स नियर होगी, तो वी कैन गिव यू द बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट सपोर्ट इन डिटेल्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट. तो वो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो है, इवन आपको मैं ये भी बताऊं, जैसे बच्चों की एग्जाम्स होती है, सो हर 3 महीने एग्जाम जैसे अहमदाबाद सेंटर पे होती है, आई पर्सनली गो एंड मोटिवेट ऑल माय स्टूडेंट्स इवन एट द एग्जामिनेशन सेंटर आल्सो, जो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं करता है. सो लाइक व्हाट वे वी ट्रेन इज समथिंग यूनिक. मेरे यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो सब एयरलाइन पायलट्स खुद है, तो जो एयरलाइन में फ्लाई करते हैं वो यहाँ पढ़ाने आते हैं. कई जगह पे आपको ऐसा मिलेगा एयरलाइन पायलट्स आर ओनिंग इट, जो पढ़ाने वाले हैं उनको तो जॉब भी नहीं मिली है. इज इट राइट? सो एक होता है ना कि जो ब्राइट्स है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, दे आर गेटिंग जॉब, जो नहीं है सो देन वो जॉर्ज बर्नार्ड शो जैसा हो जाता है, वन हु कैन डज, वन हु कैन नॉट टीचेस. तो ऐसा तो ऐसा हो जाता है. तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. आपको जैसे फ्लाइंग करना है, सो वी हैव बेस्ट फ्लाइंग ऑप्शंस इन इंडिया तो है ही, बट इवन अक्रॉस द वर्ल्ड आपको अलग अलग कंट्रीज से भी जिसका भी ड्रीम है, वी विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस. आई विल आल्सो गिव यू लिस्ट ऑफ फ्लाइंग स्कूल्स. आप एक बार देख लो, आप उनका नेट पे भी चेक कर लो. यू विल गेट बेटर rates and everything from us because we are sending bulk students over there. तो हमारे यहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट भी वो मिलेगी, वो आपको और कहीं से नहीं मिलेगी. So in USA we don't have one option, we have 4 very good options and all are great options. तो आपको हर एक के हिसाब से वो फैसिलिटीज मिलती है. We also have a scholarship program that you can avail the details about, कि आप जैसे यहाँ पे जैसे आप परफॉर्मेंस करते हो, तो हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे नहीं मोटिवेट करते हैं कि भाई आप सीपीएल करो. हम हमेशा ऐसे मोटिवेट करते हैं, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स वी गिव स्कॉलरशिप. द पर्पस ऑफ स्कॉलरशिप इज नॉट just like कि भाई like to give back the money is the just one part, but the main purpose is कि भाई that will motivate the student to study more, कि भाई मेरे को scholarship मिले. And if they study more and if they get that marks, तो scholarship तो मिलेगी. But as I already mentioned, what is the significance of all these subjects? तो कल जाके आगे जाके आपको जो जॉब आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो आपको काफी बड़ा मिलेगा. So on that basis we have made this scholarship program कि if you perform better you will get that scholarship. So वो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चलता रहता है. आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है. वी हैव स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी. यहाँ पे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं. यहाँ पे अभी ऑनलाइन भी काफी सारे बच्चे देख भी रहे हैं, राइट? जो हमारे स्टूडेंट्स है, दे हैव दिस फैसिलिटी अवेलेबल एट दैट टाइम. So we have flight simulator. So second floor there is cafeteria also. So every facility is available, whatever is required for the flight training and मतलब on the ground training हम लोग बोल सकते हैं. रेगुलरली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक्स होती है. हमारी पूरी एप्लीकेशन है. यू विल डायरेक्टली डाउनलोड दैट एप्लीकेशन. उसी एप्लीकेशन के अंदर आपके जो सारे चीजें हैं, मतलब सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे. आप यहाँ पे आते हो या नहीं आते हो, आपको वो लेक्चर्स 2 साल तक मिलते हैं. 2 इयर्स का वैलिडिटी है. तो नॉट ओनली इन ग्राउंड ट्रेनिंग, आप फ्लाइंग के टाइम में भी अगर कोई भी चीजों में प्रॉब्लम आएगा, आप उसको अवेल कर सकते हो, उसको देख सकते हो. पूरे लेक्चर्स 100 टाइम भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन बैंक ऐसे बनाई कि बेटे जैसे डीजीसी का एग्जाम पैटर्न होता है, तो डीजीसी में एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप का सेम टू सेम टाइमर के साथ क्वेश्चंस के ऊपर ये सब चलेगा. तो यू कैन गिव दैट स्कोर एंड ऑल दैट थिंग. तो आपको पता चलेगा, आपका प्रोग्रेस ट्रैक होगा. एंड वी टेक टेस्ट ऑन रफली डेली बेसिस पे. हमारे टेस्ट चलते रहते हैं. जब एग्जाम साथ में होती है, हम लोग डेली पेरेंट्स को उसका रिपोर्ट देते हैं कि सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, आपके पूरी बैच के सारे बच्चों ने क्या टेस्ट दी, कितने मार्क्स आए, आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए, उन्होंने कितने टेस्ट दी. सो अटेंडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो वी द पेरेंट्स आर ऑलवेज इन द लूप. तो इस हिसाब से you will be able to get all that particular facilities. So these are the reasons you can consider. And if you want the foreign flying school, तो आप इसका भी एक फोटो ले सकते हो. So these are all our great flying schools from across the world. USA में हमारे पास 4 बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है. चारों फ्लाइंग स्कूल्स ग्रेट फ्लाइंग स्कूल्स है. आप उनका वेबसाइट चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो. यू कैन कनेक्ट टू देयर कम्युनिटी. यू कैन चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स. साउथ अफ्रीका में भी आप देखो, लांजरिया 4 एविएटर्स, दे आर ग्रेट स्कूल्स. न्यूजीलैंड में जो फ्लाइंग स्कूल है, इट इज जहां पे इंडिगो का कैडेट प्रोग्राम चलता था, मतलब चलता है, एयर एशिया का चलता था. हाँ, तो 2 कैडेट प्रोग्राम चलता है. कैडेट प्रोग्राम उसी जगह पे चलता है जो कंट्री का सबसे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल होता है. वहां पे हम भेजते हैं एट अ वेरी थ्रो-अवे रेट्स देन व्हाट इंडिगो विल चार्ज यू अदरवाइज. करेक्ट? एंड दैट इज द ओनली फ्लाइंग स्कूल इन द वर्ल्ड
जिनके पास ब्रांड न्यू फ्लीट ऑफ टेक्नम एयरक्राफ्ट विद टच स्क्रीन कॉकपिट पूरा है, तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हर एक जगह पे लाइक वट एवर फ्लाइंग स्कूल्स वी हैव चोजन, दे आर दी बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स। तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट अगेन it is not right time to decide. You can do the research and all that thing. When we will go ahead, you can take a call. उसके हिसाब से in particular situation, student to student will do the mentorship guidance and आपको guide करते हैं आपको कहाँ से flying करना चाहिए। So with this, I have concluded everything. Now I will only take your doubts and queries if you have any.